Unacademy. Let's crack it. सो हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी कह दीजिए। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। आपको पता है आज मुझे है ना गडरिये वाली कहानी याद आई। आपको याद है एक बचपन में स्कूल टाइम में हम लोग एक कहानी सुना करते थे या पढ़ा करते थे कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। सुना था उस कहानी को? आप में से किन किन लोगों ने वो गडरिये वाली कहानी सुन रखी है? मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ क्विकली। फटाफट थम्स अप करके बताओ या कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस सर हमने सुन रखी है वो कहानी। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उस कहानी का एक किरदार भी बता देता हूँ। हाँ जी, ओके, चलो जी। आप में से काफी कैंडिडेट सुन रखी है। तो हमारी हालत भी आज कुछ ऐसी हो रखी है। सुबह 11 बजे एक क्लास खल्लास करेंगे, फिर 11:30 बजे करेंगे, फिर हिम्मत करके बोला चलो 12 बजे कर ही रहे हैं, फिर क्लास स्टार्ट भी की। पूछो मत, है ना? जिस तरीके से आज का दिन जो है निकला है बड़ा खतरनाक है। बट कोई बात नहीं, शायद अच्छा मुहूर्त शाम का ही था और इसीलिए हम इस क्लास को अभी कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज बतानी है, एक चीज आपसे जाननी है सबसे पहले कि अगर मैं इस समय रात के समय में क्लास कर रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन है? हाँ या ना बता दीजिए। ना बोलना है सबको फटाफट कि नहीं सर हमारा एनर्जी का लेवल डाउन नहीं है। वी आर रेडी फॉर दैट, वी आर रेडी फॉर दैट। और आपकी एनर्जी को डेडिकेट करते हुए सबसे पहले 4 लाइनें आपके लिए बोल रहा हूं, फिर हम कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट को क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। हमेशा ध्यान रखना, सुबह हो या शाम हो या संध्या हो या रात्रि ही क्यों ना हो, जब इंसान ठान लेता है कि उससे वो चीज कंप्लीट करनी है तो डेफिनेटली वो करके ही रहेगा। और आज मैं आपको एक खुशखबरी और भी बताना चाहता हूँ कि अब कई सारे कैंडिडेट जो है जो आरएस के एग्जाम की तैयारी करने वाले थे, तो तकरीबन 2-3 स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट अपने आरएस बन गए हैं। बताओ, है ना? मतलब लाइफ के हर रास्ते के अंदर कहीं की अपना नदी जब बहती है ना समुद्र पहाड़ से निकलते हुए, रास्ता बना ही लेती है। चलिए जी, अब शुरू करते हैं कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट। सबसे पहले उसी अंदाज में सुबह वाले मॉर्निंग तरीके से बताना चाहता हूं कि कानून हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पर आपके सामने सारी बात नहीं कह पाया था, लेकिन यहाँ पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे और मुझे इतना यकीन है कि जो डिस्कशन मैं आपके बीच में अभी करने जा रहा हूं, अगर आपने इतना भी याद रख लिया, एग्जाम के अंदर आपको फायदा होगा ही होगा। और साथ ही साथ 2 और जगहों पर आपको बेनिफिट होने वाला है। अब वो 2 जगहें कौन सी हैं, आइए समझते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आजकल की दुनिया जो है ना, वो दुनिया कैसी है, कॉमर्शियल है। एक एक शब्द जो मैं एक शब्द बोल रहा हूं ना, एक एक शब्दों पे गौर करना है, क्योंकि हर शब्द के अंदर आपको एक अर्थ नजर आएगा और उसका एप्लीकेशन भी आप देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सभी का जो है भला है जो हो सके, है ना? और ये भी तय है, इस क्लास का मेन मकसद इतना सा है कि आप लोगों को 3 एंगल से कुछ जानकारी मिले। तो देखो, आजकल की दुनिया क्या है भैया, कॉमर्शियल है। हर इंसान जो है अपने प्रॉफिट करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या करता है, वर्क है जो करता है। अब चाहे छोटा सा छोटा मजदूर हो या बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, है ना? तो जब कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए कह दो या कॉमर्शियल लाइवलीहुड के लिए कह दीजिए, जब इंसान वर्क करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं कहीं ह्यूमन नेचर है तो डिस्प्यूट भी होगा। देखो, जहां पे रिलेशन जुड़ता है वहां पे क्या होता है, डिस्प्यूट भी होता है। तो जब कॉमर्शियल रिलेशन के अंदर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको हम एक नाम देते हैं, कॉमर्शियल डिस्प्यूट। क्या बोलते हैं उसको, कॉमर्शियल डिस्प्यूट। और स्वाभाविक है, ऐसा कोई इंसान अभी तक धरती पर आया नहीं है, या फिर आया है तो दुनिया के अंदर जो है खुद को उसने जोड़ा नहीं होगा जिसकी लाइफ में कोई कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट ना हो। आपने क्या कर रखा है, कोई बिजनेस सर्विस। देखो, ये जो मामले होते हैं ना, ये जनरली बी टू बी होता है। बी टू बी, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, और एक होता है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। तो जनरली जो कॉमर्शियल के अंदर मामले आते हैं वो बी टू बी होते हैं। कैसे होते हैं वो, सामान्यतः वो बी टू बी है जो होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है या बिजनेस टू प्रोफेशनल होता है। एक टीचर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को टीचिंग सर्विसेज दे रहा है, अगर उसका मामला देखा जाए तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट है। या फिर ऐसा कोई भी फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट ले लो, क्या कॉपीराइट का जो है आप एक तरीके से इन्फ्रिंजमेंट ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपके सामने वो लिस्ट लेके आ रहा हूं जो कि इस पूरे कानून को क्या करती है, अपने दायरे में लाती है। और यकीन मानिए, अगर आपने इन 2 घंटों के अंदर ध्यान से सुन लेना,
इन 2 घंटों के अंदर आपने इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया, भले ही आपके कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट आपके सिलेबस में है नहीं है, फाइव, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क इस बात का पड़ेगा कि आप इसको कितना ऑब्जर्व कर पाए हो, आप इसको कितना समझ पाए हो। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर आपके बीच में सबसे पहले इस एंगल को देखो। छोटा सा कानून है, क्या है, छोटा सा कानून है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है अपने आप में वो बहुत ही अलग लेवल का है। बिल्कुल 2 घंटे की आज की क्लास 3 घंटे भी चल सकती है, मुझे नहीं पता कि हम कब तक पढ़ेंगे, बट जब तक भी पढ़ेंगे तो आप बस ये ध्यान रखना कि वो क्या डायलॉग था शोले मूवी का, बसंती तब तक नाचेगी तब तक वीरू जिंदा रहेगा। मतलब जब तक तुम पढ़ोगे तब तक हम तुमको पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपके पीछे प्रैक्टिकल एंगल भी लेके आऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एंगल भी लेके आऊंगा, आपके सामने वेबसाइट की स्क्रीनशॉट भी लेके आऊंगा। और खबरदार अगर किसी ने मेरे निकनेम के साथ में बसंती वर्ड जोड़ दिया तो मैंने सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था, वरना ही तुम वीरू हो। ठीक है, ओके, नाउ अंडरस्टैंड। देखो एक शब्द लिखा हुआ है कॉमर्शियल डिस्प्यूट, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको समझना है। अपने दिमाग को एक बात कहो कि यार सारा समझने की कोशिश करेगा पागल हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मुख्य शब्द को समझना है। और मैं कोई बात बता दूं, भगवान ना करे तुम्हारा जुडिशरी के अंदर नंबर अगर किसी कारण से नहीं आया ना, तो पैसा अर्निंग करने का एक बढ़िया सा सोर्स आपको इस कानून से मिलेगा। अब वो सोर्स कैसे वर्क करता है उसको अच्छे से समझना। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या रखा है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट। कॉमर्शियल डिस्प्यूट यानी कि वाणिज्यिक विवाद। अब देखो इसके अंदर आपके सामने कितने शब्द दे रखे हैं, हमें सिर्फ शब्दों को पकड़ना है, बराबर। अच्छा ये आपको विजिबल है कि मैं चश्मा भेजू अपना, इज इट विजिबल टू यू, यस और नो? ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर किसी कारण से विजिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना खुद का बेरेक निकाल लो या फिर मैंने मॉर्निंग के अंदर जो पीडीएफ शेयर कर रखा है उसको लेकर आ जाओ और फिर इन चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, हाँ जी, अब समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन ऑफ मर्चेंट, बैंकर, फाइनेंशियल, ट्रेडर, ये शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। मर्चेंट यानी कि व्यापारी, बैंकर यानी कि बैंकिंग वाला, अब आपके एचडीएफसी वाला, पीएनबी वाला, एसबीआई वाला, ये सब क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब क्या है, ये सब आपके बैंकर्स है। फाइनेंशियल या फिर आपके ट्रेडर्स सच एज हाउस दोज रिलेटेड टू मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट वगैरह। हमें तो बस इन शब्दों को पकड़ना है। मतलब ये सारे क्लाइंट है आपके, अपनी आंखें बंद करके सोचो, बढ़िया शानदार आपका ऑफिस है। अब क्लाइंट कौन हो सकते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्लाइंट का होता है। तो कोई भी बैंकर आपका क्लाइंट है जो हो सकता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला बंदा आपका क्लाइंट है जो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जैसे एडमाइटी मैटर, नहीं तो चलो भाई जहाजों के मैटर है। अब हम जैसे कुछ एरिया में राजस्थान के सूखे में रहते हैं तो वहां पे कोई ना तो कोई जहाज आता हुआ दिखाई देता है ना जाता हुआ दिखाई देता है, फिर भी इससे कनेक्टेड होता है। ट्रांजेक्शन एयरक्राफ्ट वगैरह, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह, भगवान करेगा आप इतने बड़े बन जाओ कि हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी आपको अप्रोच करे कि हमारा केस लड़े। या फिर कैरेज ऑफ गुड्स जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गई, अब ट्रांसपोर्ट से तो आपका काम रात दिन पड़ता होता ही होगा, है ना। या फिर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा इंसान नहीं है जो मकान वकान नहीं बनवाता, कहीं नहीं तो बनवाता ही है अपनी लाइफ में एक बार, या तो जवानी में या बुढ़ापे में, कभी कभी तो बनाएगा या बनते हुए देखेगा, उससे कनेक्टेड। एग्रीमेंट रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ट्रेड और कॉमर्स के लिए इस्तेमाल है, जैसे सिनेमा हॉल बनाया, सिनेमा हॉल बनाया और आप सिनेमा हॉल चला रहे हो, क्या ये भी एक तरीके से कॉमर्शियल है? बिल्कुल है ना। तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट, कल आपको पता चला भगवान ने मान लो आप सबकी प्रार्थनाएं लग गई और लिंकिंग लॉ को फलीफूट कर दिया, और फिर आपको पता चला कि लिंकिंग लॉ की फ्रेंचाइजी लेनी है अहमदाबाद के अंदर या फिर आपकी लखनऊ के अंदर या फिर अंदर कहीं पर भी, तो फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट कॉमर्शियल डिस्प्यूट में आता है। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो किसमें चला जाएगा, कॉमर्शियल डिस्प्यूट में चला जाएगा। पर नाउ लाइसेंस वाला मामला, मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट, कंसल्टेंसी की जो एग्रीमेंट होते हैं, कल पता चला आप किसी की फैमिली लॉयर बन गए, अरे खूब पैसा है। ये जैसे फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट होता है ना, वैसे फैमिली लॉयर का कॉन्सेप्ट होता है, पैसा ही पैसा है वहां पर। ठीक है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हो गया, शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो गया। अब ये सारी चीजें क्या है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2022 से आपके डीजेस एग्जाम के अंदर ये वाला जो है करिकुलम ऐड है जो हुआ था। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, या फिर एक तरीके से आपने एजेंसी ले ली, मर्केंटाइल एजेंट ले ले, या फिर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, या फिर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, या फिर आईपीआर, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन वगैरह। अब आप ध्यान, आप तो समझते ही हो कि ये तो धीरे धीरे बहुत ही बढ़ता हुआ मार्केट है, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, पेटेंट का वगैरह का। एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स वगैरह, या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल एंड गैस सर्विसेज, या इंश्योरेंस की सर्विसेज होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो गया, एंड सच अदर कॉमर्शियल डिस्प्यूट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन इन्होंने कितने नाम दे रखे, 13 नाम दे रखे,
13 टाइप के जो अलग अलग कॉमर्शियल डिस्प्यूट है वो इन्होंने मेंशन है जो कर रखा है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आपके सेक्शन 21C आपके पूरे इस कानून का सबसे बड़ा निचोड़ यहां छुपा हुआ है। अगर जिस बंदे को या जिस बंदी को कॉमर्शियल डिस्प्यूट की परिभाषा ही नहीं पता तो उसके कॉमर्शियल कोड एक्ट पढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ये जो आप देखो 13 कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बिजनेस इंडस्ट्री आ चुकी है। कोई एक आधा एक्सेप्शन निकल जाए तो बात अलग है, बाकी मोस्टली आपके हर तरीके के ट्रांजेक्शन इसमें कवर्ड, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, चाहे इमोबल प्रॉपर्टी को आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रेंचाइजी कर रहे हो, पेटेंट ट्रेड कर रहे हो वगैरह वगैरह, वो सब कुछ एक तरीके से कवर है जो हो गया। तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले रिक्वायरमेंट। आप घर से सुबह निकलना और शाम को वापस घर पे लौटना, बीच में कहीं पर रुकना मत। आपको जितनी भी चीजें दिखाई देगी ना उनमें से 99% चीजें आपको कौन सी दिखाई देगी? कॉमर्शियल दिखाई देगी। मैंने सुबह की क्लास में भी कहा था, वापस आपको बता रहा हूं, कभी भी कोई भी इंसान अपनी निजी जानकारियां किसी बड़ी पब्लिक होर्डिंग्स पे लगवाकर सड़कों पे नहीं साइड में लगवाता। हम क्या लगवाते हैं? हम कॉमर्शियल चीजों को लगवाते हैं। तो यही चीज, यही एंगल हमारे लिए क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहला काम, इस कानून को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये 13 कैटेगरी याद मत करो, सिर्फ इतना समझ लो कि अच्छा ये यहां पर आती है। ठीक, आपके ऑलमोस्ट 99% धंधा पानी, देखो मारवाड़ी में कई बार बोलते हैं ना कहीं धंधो पानी करे सा, तो धंधा पानी मतलब क्या? कॉमर्स क्या, क्या बिजनेस करते हो, पैसा कमाने के, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किस तरीके से आप वर्क है जो करते हो। ओके, हाँ हाँ, वरना और भी पढ़ना पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में क्या एक तरीके से एग्जॉस्टिव है। तो अब ये है हमारे पास में कॉमर्शियल डिस्प्यूट, और कुछ याद रह नहीं रहे, 21C याद रख लेना, सी फॉर कॉमर्शियल। ठीक है, टू सेक्शन 2 तो डेफिनेशन क्लॉज है। और आपको पता है कि ये मेरे पास इसका पूरा का पूरा बेरेक्ट पड़ा है, ये देखो इस बेरेक्ट में घुमा फिरा के कितने, सिर्फ 23 सेक्शन है, और 23 के अंदर भी काम के सेक्शन बड़ी मुश्किल से 6 या 7, सच कह रहा हूं, only 6 to 7 sections are there worthy to read, बाकी सब एक बार पढ़ेगा और हमेशा याद रखेगा, ऐसे सेक्शन है। लेकिन वो एक बार मेरे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे आपको, है ना? तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके सामने एक तरीके से 21C का पॉइंट है जो आता है, भोले राम के जीव है। यूं नहीं कि भाई लिंकिंग लॉस तनसुख सर जो अपना टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, क्या बना हुआ है? लिंकिंग लॉस तनसुख सर, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर चिल्ला चिल्ला के मैंने पीडीएफ शेयर की है। तब तो सुबह से भोले राम की तरह कभी इधर भटकूंगी, कभी मैं इधर भटकूंगी, वहीं से ले लेते पीडीएफ, बेरेट का दे रखा है, जिनके पास नहीं है वहां से डाउनलोड कर लो भाई, जिनके पास नहीं है वहां से डाउनलोड कर लो और अच्छे से समझो। तो अब कॉमर्शियल डिस्प्यूट के संबंध में 3 बातें आपको जाननी है, अगर ये 3 बातें आपने समझ ली तो फिर देखिए आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है जो रहेगी। नंबर 1, देखो पहला तो यूं है कि ऐसा है कि एग्जाम सिलेबस का पार्ट, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ये तो उन स्वार्थी कैंडिडेट्स के लिए है जो इसलिए क्लास में आए हैं क्योंकि अगले महीने डीजीएस का एग्जाम देना है, और कॉमर्शियल खोटे नहीं पढ़ा तो इसके सवाल खोटे हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है कि भैया ये जो आपके एग्जाम के अंदर इसका वेटेज है, इसका जो वेटेज है वो कितना है, इसका वेटेज जो है वो तकरीबन तकरीबन आपके 10 नंबर का है। कितना? 10 नंबर का आपका इसके अंदर वेटेज है जो आपके आ रखा है। कहाँ की डीजीएस की पेपर और बुकलेट एंड में आपको दिखाऊंगा मैं। तो एक तो है एग्जाम का सिलेबस, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका दूसरा पर्पस है एडवोकेसी। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज की क्लास के एंड में, सीरियसली कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक वैसे मैं बहुत कम करता हूं। तो अब क्या होता है, एडवोकेसी के अंदर एक नया स्कोप है, ये एक न्यू स्कोप है। मतलब एडवोकेसी बोलो तो नोट छापने के संबंध में आपने अगर इस फील्ड को नहीं जाना तो कहीं कहीं आपने पर्टिकुलर एक टाइप के कोर्स से आप वंचित रह गए। सारी की सारी भीड़ है ना एक दिशा में जाती है, सारी की सारी भीड़ एक दिशा में जाके वकालत करने की कोशिश करती है, इसलिए हम लोग वहां पे कुछ अर्न नहीं कर पाते, जबकि वकालत के दूसरे स्कोप भी हमारे पास। अब देखो, तो यहाँ पर आपके एडवोकेसी के पर्पस के लिए ये जो कॉमर्शियल कोर्ट है ना, ये एक तरीके का स्पेशल कोर्ट है। क्या है? एक तरीके का स्पेशल कोर्ट है। भाई देखिए, जैसे देखो पॉक्सो होता है, स्पेशल कोर्ट है, एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट है, चेक डिसऑनर के मामलों के लिए एनआई का स्पेशल कोर्ट है, एसटी एसटी स्पेशल कोर्ट है। ठीक इसी तरीके से ये भी क्या है, एक स्पेशल कोर्ट है। बस फर्क इतना है कि ये क्रिमिनल मैटर्स के कोर्ट आते हैं और ये आपके सिविल कोर्ट का है। आपको क्या लगता है कि जो वकील सिविल मैटर्स में अच्छी वकालत करता है वो फैमिली, ये क्या आ गया, अच्छा ये अपने आप आ गया हुआ, जो वकील सिविल मैटर में अच्छी वकालत कर लेता है क्या वो फैमिली कोर्ट में अच्छा वकील हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है ऐसा जरूरी, नहीं है ऐसा जरूरी। ठीक है,
ठीक उसी तरीके से कि जो वकील क्रिमिनल मैटर्स के अंदर या नॉर्मल रेगुलर कोर्ट में अच्छी वकालत कर सकता है, इसका मतलब कॉमर्शियल कोर्ट के अंदर भी अच्छी वकालत कर देगा? नॉट एट ऑल। कॉमर्शियल कोर्ट की जिसको जानकारी नहीं है, इसका मतलब वो कॉमर्शियल कोर्ट के अंदर पैसे अर्न नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अंतर है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाता हूं मैं। तो ये तो है सेकंड पॉइंट एडवोकेसी के पर्सपेक्टिव से, और तीसरा है लेमैन का पर्सपेक्टिव। देखो यकीन मानो, आप भगवान न करे लेकिन आपका जुडिशरी में सिलेक्शन हो, आपकी वकालत भी नहीं चले, तो जिंदगी में कुछ न कुछ तो करोगे ना, है नहीं? ऐसा थोड़ा ना है कि घर पे बैठे रह जाएंगे, नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंसी की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि जो कैंडिडेट अपने आप को इस स्टूडेंट की लाइफ के अग्नि परीक्षा से निकाल देता है ना, वो लाइफ में रुकता नहीं है, कुछ न कुछ तो अच्छा जरूर करता है। तो अब ऐसे केस में लेमैन यानी कि आम आदमी के पर्सपेक्टिव, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, तो यकीन मानिए आपके बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट तो होगा, क्योंकि जहां पर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है वहां पर विवाद होता ही होता है। जहां पर इंसान इन्वॉल्व है वहां पर क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, वहां पर आपके कोई न कोई डिस्प्यूट जो है वो इन्वॉल्व होता ही होता है। और ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस के अंदर अगर आपको इस कानून की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वाकई में यकीन मानिए ऐसी गजब बेइज्जती करवा दोगे। पता चला आपके पिताजी का कोई कामकाज है नहीं, मोबाइल का कोई कामकाज था, फ्रेंचाइजी ले रखी थी, डिस्प्यूट हो गया, आपसे पूछा बेटा तूने वकालत कर रखी है, बेटा तो पिछले गली से पिछले रास्ते से निकल के भाग रहा है। उसको पता चला कि भाई अभी तो पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये बात है जो हमारे सामने आती है। अब समझिएगा कि लेमैन पर्सपेक्टिव से हमको अगर कोई बिजनेस संबंधी डिस्प्यूट हो जाता है तो ऐसी किसी जानकारी होनी चाहिए। अगर आज के टाइम में आपको चेक डिसऑनर के मामलों की सारी जानकारी नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ आपकी वकालत अधूरी है, फैंसी नहीं है। चेक के बिना हमारा मार्केट नहीं चल रहा है। जब मार्केट नहीं चल रहा है और आपको उसकी जानकारी, तो मामला गड़बड़ है। दैट्स व्हाई ये तीन एंगल है, इसलिए हम इस कानून को पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे। वैसे अगर ईमानदारी से पोल कर रहा हूं, और अगर आप ईमानदारी से पोल में आंसर दो, तो आज की क्लास इसीलिए अटेंड कर रहे हो ना, क्योंकि आपके एग्जाम के सिलेबस में आया ना। सच्चे बताओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कितने कैंडिडेट्स है, सॉरी कितने आदमी थे, सरकार दो और तुम तीन, फिर भी आप खाली हाथ आ गए। क्या सोचे थे, सरकार शाबाशी देगा? शाबाशी तो नहीं देगा, लेकिन कॉमर्शियल कोर्ट का काम तमाम जरूर करेगा। घबराइए मत, इस कानून को हम लोग बहुत ही इजी गोइंग तरीके से पढ़ेंगे, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप इस कानून को नहीं भूलेंगे। आपके बुढ़ापे के अंदर पोते पोतिया नाते नातियां आपसे कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की कहानियां सुनेंगे, और आप सुनाओगे। इतना आपके नॉलेज के अंदर इस 2 घंटों में हम डील करेंगे। सबसे पहले मैं काम क्या करना है, मेरे हाथ में पीडीएफ है, मेरे हाथ में पीडीएफ है। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत के 10 पेज तक 1 2 3 4 7 8 9 10 वो लेके बाकी के वेरिएंट को अलग कर देंगे, और पीछे वाले हिस्से को मैं साइड में रख रहा हूं, और सिर्फ मैं अपने हाथ में 1 2 इनमें से भी ये इंडेक्स है, ये पहला पेज इंडेक्स का ये मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास कितने पेज है, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ में सिर्फ ये 4 पेज रखना है। पहले मुझे ये बताओ कि आप में से कितने कैंडिडेट ने इसका प्रिंट आउट निकलवाया। कंजूसों की दुनिया के अंदर, है ना, मैं निस्वार्थ बनने का प्रयास कर रहा हूं। कितने लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकलाया इस कानून का? शाबाश, 30%, होनहार 30% कैंडिडेट से निकलवाया। देखो, अगर आप 2 पैसे भी इकट्ठे कर सको ना, तो अपने पास सबसे पहले अपने स्टडी रूम के अंदर एक प्रिंटर या फोटोकॉपी कंपल्सरी मशीन जरूर लेके आओ, छोटी वाली। बहुत फर्क पड़ता है उससे। एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक लॉयर की लाइफ के अंदर आपकी क्या होना जरूरी है, प्रिंटर या फोटोकॉपी की छोटी सी मशीन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर एक एक पेज के लिए भागते फिरोगे फोटोकॉपी करने के लिए। तो अब मेरे पास सिर्फ 4 पेज है, और इसी 4 पेज से हम कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की पूरी कहानी को समझेंगे। मैं इस कानून को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। दूसरा हिस्सा वो होगा जो कि सीपीसी को चेंज करता है। आपको पता है कि आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड अपने आप में एक तो जनरल रूल लेके बैठा है, और एक वो नियम लेके बैठा है जो कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के कारण इसका है। जैसे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में आईटी एक्ट 2000 आया, तो उसने चेंजेस किए कि नहीं किए, यस और नो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जब आया, तो उसने इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंजेस किए। ठीक उसी तरीके से जब 2015 के अंदर, 2015 के अंदर ये कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट आता है, तो इसने क्या किया, इसने जो है आपके इसके अंदर कई सारे चेंजेस है जो किए। किसमें? सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। आपके ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9, आपके साथ साथ में ऑर्डर 11, ऑर्डर 13, ऑर्डर 13A, ऑर्डर 15A, ऑर्डर 15 वगैरह,
ऑर्डर 18, ऑर्डर 19, ऑर्डर 20, ये सारे वो ऑर्डर्स हैं जिनमें छोटे या बड़े चेंजेस इस कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के द्वारा किए गए हैं, और वो सारे चेंजेस आपके कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के शेड्यूल में दे रखे हैं। किसमें दे रखे हैं? शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, और इस शेड्यूल को हम आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस शेड्यूल को हम नंबर लगाएंगे किसी दिन और। मैं आपको याद दिलाने के तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि आपके इस कानून के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स हैं? कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, सीसीए बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर्स है, और इस 7 चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 के साथ सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16, ठीक है, चैप्टर 6 सेक्शन 16, ये आपके क्या करता है? सीपीसी के अंदर अमेंडमेंट करता है। ओके, ये क्या करता है? सीपीसी में अमेंडमेंट करता है, और सीपीसी में अमेंडमेंट करने के लिए सेक्शन 16 अपने आप में रेफर करता है एक शेड्यूल को। जैसे संविधान का आर्टिकल 246 रेफर करता है शेड्यूल 7 को, ठीक उसी तरीके से आपके इस कानून का सेक्शन 16 रेफर करता है एक शेड्यूल को, और इस शेड्यूल में सारे चेंजेस दे रखे हैं, सारे अमेंडमेंट दे रखे हैं, जो कि बेसिकली सीपीसी के तहत होते हैं। ओके, और अच्छे से इस चीज को डील करना है ना, तो ये याद रखना, चैप्टर 6 सेक्शन 16 सीपीसी में। अच्छा, थोड़ी देर पहले कॉमर्शियल डिस्प्यूट हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? फटाफट बताओ। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 का कौन सा क्लॉज था? सेक्शन 2(1). वेरी गुड, देखो आपको याद तो हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग तो एकदम चाचा चौधरी की तरह। सेक्शन 2(1)(c) के अंदर हमने कॉमर्शियल डिस्प्यूट को पढ़ा, है ना। और अभी सीपीसी में अमेंडमेंट करने वाला सेक्शन कौन सा है? सीपीसी में अमेंडमेंट करने वाला सेक्शन कौन सा? फटाफट बता दो। वेरी गुड, सेक्शन 16। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6। टोटल चैप्टर कितने इसमें? टोटल इसमें चैप्टर कितने हैं? 7 है, और टोटल 7 चैप्टर्स जो है ना, वो आपके 23, कितने? 23 सेक्शंस में डिवाइड हो गए। और ये जो चैप्टर 6 है ना, इसमें इकलौता सेक्शन है ये ओनली 60। तो चैप्टर 7 कहां से कहां तक हुआ, कौन बताएगा? टोटल 23 सेक्शंस है, से चैप्टर 6 जहां तक है, तो चैप्टर 7 कहां से कहां तक? 17 से लेकर 23 तक, 17 से लेकर 23 तक। अब मैं आपको मजेदार बात बता देता हूँ, इस 17 से लेकर 23 तक सिर्फ एक एक लाइन के सेक्शन, मतलब इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक एक लाइन का ही है, कछु नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, सब आपको डराने का काम किया गया, सब लोग मिलकर डरा रहे हैं, और उस डर को हमें आज की क्लास में खत्म करना है। ठीक है, बस आपसे एक निवेदन है, मैं मानता हूं कि आजकल की दुनिया में जो क्लास फ्रीली अवेलेबल होती है उसको थोड़ी इज्जत फ्रीली वाली मिलती है, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, मैं इस क्लास को पूरे इमोशन और जज्बातों के साथ पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप उस क्लास को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये समझ के पढ़ना कि आप इस क्लास के पैसे दे रहे हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, जहां पैसा लगता है वहां इंसान थोड़ा सा अच्छे से चीजों को डील करता है। ठीक है, फ्री की क्लास को मत समझना। ठीक है, हाँ, और बदले में मैं लूंगा आपसे, बदले में मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, राइट, वो मेरे लिए कंसिडरेशन होगा। नाउ कम बैक, तो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सेक्शन 2(1)(c) का पॉइंट हमने समझ लिया, सेक्शन 16 के पॉइंट को हमने समझ लिया। अब आप देखेंगे कि हम किस तरीके से इसके अंदर की चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। बस एक बात, इसकी स्ट्रक्चर को मेरे साथ साथ समझ लो। देखो, ये आपके सामने इसकी स्ट्रक्चर है। हमेशा किसी कानून को पढ़ने से पहले, किसी नए कानून को पढ़ने से पहले उसकी स्ट्रक्चर पे कम से कम 5 मिनट 10 मिनट स्पेंड करो। आप में से कितने कैंडिडेट्स हैं जो कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं? इससे पहले उन्होंने कभी भी बेरेट खोल के कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट को नहीं पढ़ा? बताइए। ओके, वेरी गुड, तब तो मजा, तब तो मजा आएगा पढ़ने का भी और देखिए, अब यहाँ पर है ना, कभी भी किसी नए कानून को पढ़ते हो ना, सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1। अभी चैप्टर नंबर 1 आपके यहाँ से यहाँ तक है, ये चैप्टर नंबर 1 हो गया, सेक्शन 1 और 2। फिर आपका चैप्टर नंबर 2 ये 3 से लेकर 11 तक आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 2 आ गया, 3 से लेकर 11 तक। इसमें आपको कोर्ट की स्ट्रक्चर देखी है। आप इस चैप्टर नंबर 2 को नाम दे दो कोर्ट्स, चैप्टर नंबर 2 को क्या नाम दे दोगे आप? कोर्ट्स है जो नाम दे दीजिए, है ना। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 3, ये आपकी बात करता है स्पेसिफाइड वैल्यू। मैं आपको भी कितनी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि किस तरीके से 1 करोड़ की राशि को कम करके 3 लाख कर दिया गया। 1 करोड़ की राशि को कम करके क्या कर दिया गया? 3 लाख है जो कर दिया गया।
स्पेसिफाइड वैल्यू, कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू है जो होगी। चैप्टर नंबर 3 एक सेक्शन है, ओनली वन सेक्शन, ठीक है। ये चैप्टर 3A ये पहले नहीं जोड़ा गया था, ये इस बार जोड़ा गया। देखो इतना दिलचस्प कानून है ये। मैंने एक छोटी सी कहानी आपको सुबह भी सुनाई थी यूट्यूब की क्लास में, वापस आपको सुना। सुबह वाली यूट्यूब क्लास में आप में से कई कैंडिडेट्स होंगे, वो आधी अधूरी क्लास है, उसको मैं प्राइवेट कराने वाला हूँ, वैसे नहीं, कहानी वापस सुनो। देखो किस तरीके से कानून की जानकारी के अभाव में क्या हो जाता है, कानून की जानकारी के अभाव के अंदर वहां पर जो है आपकी बेइज्जती हो जाती है। हुआ क्या, एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने देखा अच्छे खासे वकील हो, सुंदर सुंदर हैंडसम वकील हो, आप उनका केस जिता दोगे, वो आपके पास अपना मैटर लेके आया, ठीक है। आपने कहा हो जाएगा, आपने सिविल कोर्ट के अंदर जो है सूट फाइल कर दिया। सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया, सामने वाली पार्टी का वकील आया, आते ही बोला साहब आप इस केस को डील ही नहीं कर सकते। जज को कह रहा है दूसरी वाली पार्टी का वकील, क्यों? क्योंकि उसने 19 नवंबर 2023 को शाम को 9:30 बजे लिंकिंग लॉ के साथ में कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट पढ़ रखा था, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या अतः क्या कह रहा है कि सर आप ये केस सुन ही नहीं सकते। और उसने जज साहब को बोला ये कॉमर्शियल मैटर है। कैसा मैटर है? कॉमर्शियल मैटर है, आप सुन ही नहीं सकते, आप तो नॉर्मल सिविल कोर्ट हो। You are a simple civil, you are ordinary civil court. You can't hear this matter. You have no jurisdiction in this regards. तो सिविल जज ने बोला अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, कूल रिलैक्स डाउन। बेइज्जती, पहली बेइज्जती वहां पर क्लाइंट के सामने है। क्लाइंट आपकी तरफ दे रहा है, आप क्लाइंट की तरफ, दोनों की आंखों से आंखें मिल रही है, उसकी आंखों में गुस्सा है, आपकी आंखों के अंदर रिग्रेट है, मैंने गलती कर दी। अच्छा, वहां से निकले, फिर आपने कॉमर्शियल कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर दिया। सूट फाइल कर दिया, फिर सामने वाली पार्टी आती है अपने वकील के साथ में, आती कहती है साहब ये सूट अभी भी एंटरटेन करने लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है पता है? ये इसलिए एंटरटेन करने लायक नहीं है क्योंकि इस कानून का जो चैप्टर 3A है, जो सेक्शन 12A है, वो ये कहता है कि प्री इंस्टीट्यूशन मेडिटेशन इज मैंडेटरी। मतलब आप सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले पहले उसका मीडिएशन करवाओगे। एक तो होता है आपके एडीआरएम सेक्शन 89 सीपीसी, वो तो कब आता है जब ऑर्डर 10 की कार्रवाई होती है, और ऑर्डर 10 सीपीसी का आप सब जानते हो ऑर्डर 4 के बाद में आता है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन मैंडेटरी है। तो अगर आपने प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन नहीं करवाया तो आप सूट इंस्टीट्यूट कर ही नहीं सकते। इसलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, प्री इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट करने से पहले होने वाला मीडिएशन और सेटलमेंट। अब ये चीज आपने सीपीसी के अंदर कहीं पर भी नहीं पढ़ी है कि भाई सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले ही मीडिएशन करवाए जाने की बात लिखी गई। सो इट्स अ प्री रिक्विजिट, अगर ये नहीं करवाया एंटरटेन हो नहीं सकता। अब उस बंदे ने, सामने वाली पार्टी के वकील ने सेक्शन 12A, कौन सा सेक्शन 12A, आपके मुंह पर देखकर मार दिया। फिर आपकी होगी क्लाइंट के सामने सेकंड टाइम बेइज्जती। इसलिए कह रहा हूं बेइज्जती नहीं करवानी है, इज्जत कमानी, इज्जत कमानी है तो कानून की जानकारी रखनी। गॉट इट? तो अभी जो दोनों पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये दोनों पॉइंट मैंने मन से नहीं बताए, ये दोनों पॉइंट वो है जो आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। अच्छा एक और बात बताऊं, ये सेकंड पॉइंट का तो मैंने आपको सेक्शन बता दिया, कौन सा सेक्शन है, 12A, ठीक है। 12A, ए का मतलब एमिकेबल सेटलमेंट एक तरीके से कराना। लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले का नहीं बताया, इससे मैंने आपको पहले वाले का, जब आपके सामने वो चीज आई ना कि ऑर्डिनरी सिविल कोड डील नहीं करेंगे, ये कहां लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी सिविल कोड कॉमर्शियल कोड को डील नहीं कर सकता, ये कहां लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, बट उस बात से पहले कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक तरफ स्पेसिफिक रिलीफ सूट है, स्पेसिफिक रिलीफ वाला सूट है, और एक तरफ ऑर्डिनरी सूट है। मुझे एक बात बताओ, इधर मुझे एक बात बताओ, अगर किसी केस में, वापस रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना, अगर किसी केस में ऑर्डिनरी सूट, सॉरी, अगर किसी केस में स्पेसिफिक रिलीफ वाला सूट फाइल हो सकता है, तो क्या उस केस में आप ऑर्डिनरी सूट फाइल नहीं कर सकते? आप दोनों तो नहीं करोगे, वो तो क्लियर है, लेकिन जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ का सूट फाइल हो सकता है, वहां पे क्या ऑर्डिनरी सूट आप फाइल कर ही नहीं सकते? यस और नो, कर सकते हैं हाँ या नहीं कर सकते, बताइए। हाँ यार, आप लोगों ने कई बार, आप लोगों ने माइनर कानून कूट कूट के पढ़ रखे हैं, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि वहां पर आप ऑर्डिनरी सूट फाइल कर सकते हो? अपने शब्दों से पलट मत जाना, अपने शब्दों से पलट मत जाना, ठीक है। 80% ने बोला है कि ये कर सकता है, 80% ने बोला है कर सकता है। क्या लॉजिक है इसका? आपको ये बात कैसे पता चलती है कि ऐसा हो सकता है? कैसे पता चलता है? तो इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर ये कि स्पेसिफिक रिलीफ अपने आप में एक स्पेशल रेमेडी है।
और स्पेशल रेमेडी है, इसका मतलब आपकी जनरल रेमेडी कभी खत्म नहीं होगी। दिस इज द लॉजिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। एसआरए क्या है? एसआरए आपके लिए एक अल्टरनेट रेमेडी है। भाई ये नहीं तो ये चले जाओ, ये नहीं तो ये चले जाओ। लेकिन कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट एसआरए की तरह नहीं है। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट एसआरए की तरह नहीं है। अगर आप कॉमर्शियल कोर्ट में जा रहे हो तो आप ऑर्डिनरी कोर्ट के अंदर सूट फाइल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी कि कॉमर्शियल कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो कैसा है? एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। कैसा है? कॉमर्शियल कोर्ट को आप आज के बाद स्पेशल कोर्ट बोलना। क्या बोलोगे? कि ये भाई अपने आप में एक तरीके का स्पेशल कोर्ट है और जो मामला स्पेशल कोर्ट सुनता है वो और कोई नहीं सुन सकता। लेकिन सवाल ये आता है कि ये कहाँ लिखा गया है? तो इसको याद करने के लिए आपको यहां आना। कैन यू सी दिस? ये क्या लिखा है कि एक्ट टू हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट। इस एक्ट में क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अच्छा, एक बात बताओ, दाम्पत्य जीवन, एक मैरिटल लाइफ में ओवरराइडिंग इफेक्ट कौन रखता है? हस्बैंड बोलने वाली ट्रू पे क्लिक करो, वाइफ बोलने वाली फॉल्स पे क्लिक करो, बताओ फटाफट। ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका होता है? हस्बैंड का या वाइफ का? ओवरराइडिंग इफेक्ट, देखो, अब यहाँ पे मामला 50-50% में जाएगा। कोई सच बोलने वाला भी सच नहीं बोलेगा और कोई झूठ बोलने वाला भी झूठ बोल जाएगा। 50-50 में मामला अटका हुआ है। चलो कोई बात नहीं। ऐसा है कि ऑन रिकॉर्ड ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है हस्बैंड का, है ना? लेकिन ऑन ऑफ द रिकॉर्ड किसका होता है? वाइफ का है जो होता है। तो हमें ऑफ द रिकॉर्ड नहीं जाना है। यहाँ पर बात करेंगे अपन ऑन द रिकॉर्ड, तो सेम तो चीज यहाँ पर है। तो सेक्शन ओवरराइडिंग शब्द का मतलब समझाने के लिए मैंने आपको हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया, बाकी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब किसकी ज्यादा चलती है? तो जिसकी ज्यादा चलती है ना उसको बोलते हैं भाई तेरे पास ओवरराइडिंग इफेक्ट है। याद रह जाएगा, अति प्रभाव है। जिसकी ज्यादा चलती है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। जैसे आप और मैं, किसकी ज्यादा चलेगी? मेरी ज्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास तो माइक ही नहीं है, मेरे पास माइक है। तुम्हें कुछ बोलना होगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास ओवरराइडिंग इफेक्ट है यहाँ पे। तो ये याद रखना, ओवरराइडिंग इफेक्ट इस कानून का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। कौन कहता है? सेक्शन 21। तो आपको, जो मैंने अभी आपको 2 बार आपकी बेइज्जती करवाई थी ना, सॉरी आपकी बेइज्जती नहीं करवाई, जो आप वकील के तौर पे गए थे ना, तो जो आपकी बेइज्जती हुई, तो पहली वाली जो आपकी बेइज्जती हुई थी वो इसलिए हुई थी कि आपको सेक्शन 21 के बारे में नहीं पता था। सेक्शन 21 के बारे में आपको नहीं पता था। और दूसरी वाली आपकी बेइज्जती इसलिए हुई क्योंकि आपको 21 नहीं, सेक्शन 12A के बारे में नहीं पता था। तो अब आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, सेक्शन 21 और सेक्शन 12। देखो तुम्हें चैप्टर नंबर नहीं याद हो रहा है, गोली मारो। लेकिन ये जो सेक्शन, जो आसान आसान सेक्शन हमारे सामने आ रहे हैं, इनको तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब मैं अगर पूछूंगा कि ओवरराइडिंग इफेक्ट कहाँ होता है, तो शायद तुम बोल दोगे 21 में होता है। कहाँ होता है? 21 के अंदर है जो होता है। अच्छा, एग्जाम में ये गलती मत करके आना जो यहाँ पर कृति जी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सर 1-2 का उल्टा 2-1 है। अरे प्रभु परमात्मा, सेक्शन 1-2 है स्पेसिफाइड वैल्यू का। ठीक है, स्पेसिफाइड वैल्यू 3 लाख की बात कहाँ लिखी गई है? 3 लाख की बात है जो यहाँ पे लिखी गई है। 3 लाख की बात जो है वो यहाँ पर मेंशन है, जो कर रखी है सेक्शन 12 के अंदर। ये 3 लाख का फिगर मैं कहां से लाया? स्पेसिफाइड वैल्यू से लेकर आया। सेक्शन 12A है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, 12A क्यों है, इसकी कहानी भी सुन लो। ये कानून 2015 के अंदर एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया था। अध्यादेश आर्टिकल 123 के साथ आप लिंकिंग कर सकते हो। तो उसके जरिए ये आया था। ऑर्डिनेंस को बाद में एक्ट में कन्वर्ट किया गया। ऑर्डिनेंस को बाद में क्या किया गया? एक्ट के अंदर है जो कन्वर्ट किया गया, 2015 का एक्ट। फिर इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, इसमें संशोधन करने के लिए हमने 2018 में एक ऑर्डिनेंस लिखा और फिर उस ऑर्डिनेंस को भी हमने अमेंडमेंट एक्ट में क्या कर दिया? कन्वर्ट है जो कर दिया। तो ये जो 2018 का अमेंडमेंट था ना, इसने आपके ये जो प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन है इसको असेंशियल कर दिया। सेक्शन 12A पहले नहीं था। सेक्शन 12A कब आया? 2018 के अमेंडमेंट से। इस कानून में अभी तक देखा जाए तो आपके मोटा मोटी एक बार अमेंडमेंट हुआ है, और वो कौन सा अमेंडमेंट है? आपके 2018 के इफेक्टिव फॉर्मेट से। वहां पे आपका अमेंडमेंट एज हो रखा है। और साथ ही साथ में 2018 का वही अमेंडमेंट था जिसने 3 करोड़ की वैल्यू को कितना कर दिया? सॉरी, 1 करोड़ की वैल्यू को कितना कर दिया? 3 लाख। 3 लाख कौन से सेक्शन में दे रखा है? फटाफट बताओ। 3 लाख कौन से सेक्शन में? सेक्शन 12 के अंदर। वेरी गुड, ओके। तो ये आपके सामने देखो, अभी तक आपने 4 सेक्शन याद कर लिए और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि आपको 4 सेक्शन याद हो गए। 21C, सेक्शन 12, 12A और 21। ठीक है, मेरी इसमें किसी तरह कोई गलती। अच्छा, आपको 16 में तो याद हो गया। 16 में क्या है?
सीपीसी का अमेंडमेंट, सीपीसी में क्या क्या अमेंडमेंट होंगे ये किसने बता रखा है? ये आपके किसने 16 ने बता रखा है, जो कि चैप्टर नंबर बोलो तो 6 में आता है। ठीक है, 6 में आता है। अब मैं आपके सामने इसका जो है वापस एक एंगल दिखा, तो देखो पहला चैप्टर आपके बेसिकली कहाँ अप्लाई होता है, किस डेट से इफेक्टिव है, कौन कौन सी डेफिनेशन है। दूसरा चैप्टर कोड्स के बारे में बात है जो करता है। तीसरा चैप्टर स्पेसिफाइड वैल्यू। थर्ड ए चैप्टर 3A ये आपके मीडिएशन के बारे में बात करता है। फोर्थ चैप्टर आपके अपील के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? अपील के संबंध में, कि भाई इसकी अपील कौन से केस की अपील आप कहां पे करोगे। और 14 में लिखा हुआ एक्सपीडियंस डिस्पोजल। आपको एक मजेदार बात बताता हूं मैं। देखो ये बात मैंने सुबह भी बताई थी, वापस रिपीट कर रहा हूं कि हमारे देश के अंदर पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पैसे से ही देश की इकोनॉमी चलती है। पैसे से ही क्या होता है? देश की इकोनॉमी है जो चलती है। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट कहीं पे लंबा चलता है, बहुत लंबा चल जाता है, तो उस केस में कहीं कहीं पैसा अटका हुआ है, पैसा अटका हुआ रहता है। अब कोई इंसान है, बिजनेस के लिए लोन लिया, हाथ खड़े कर दिए, इंसॉल्वेंसी, पैसा चुका ही नहीं रहा है, तो वो बिजनेस के लिए जो लोन दिया गया वो तो पैसा अटक गया ना। वो क्या बन गया? वो बन गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन गया। बैंकों के लिए सबसे बड़ा हेडेक पता है क्या है? बैंकों के लिए सबसे बड़ा हेडेक है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ऐसा लोन जो ग्रांट तो हो रखा है, रिकवर नहीं हो पा रहा, रिकवर है जो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट अलग से लाने का इनका एक पर्पस ये भी था कि भाई हम कम से कम जो बड़े मामले हैं इनको फटाफट सॉल्व कर दें, फटाफट डिस्पोज कर दें। ये इसका पर्पस तो है, लेकिन एक कॉमर्शियल सूट कितने टाइम में डिस्पोज होना चाहिए इसके बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक कॉमर्शियल डिस्प्यूट कॉमर्शियल कोर्ट में कितने टाइम में डिस्पोज हो इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि कॉमर्शियल सूट के अंदर जो जजमेंट आता है और जजमेंट की जो अपील होती है वो अपील 6 मंथ में डिस्पोज होनी चाहिए। ये इन्होंने अच्छे से जरूर मेंशन है जो करता है, कितने महीनों में? 6 मंथ के अंदर डिस्पोज है जो होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये बात यहां पर आती है और वो आपके कहां पर दे रही है? चैप्टर नंबर 4 में। चलो भाई, ये आपके 3A हो गया और यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो कि अपील के बारे में डील है जो करता है। पहला क्या था? डेफिनेशन और आपके एप्लीकेबिलिटी। दूसरा क्या था आपके सामने? कोड्स के बारे में। तीसरा क्या था आपके सामने? स्पेसिफाइड वैल्यू, एक ही सेक्शन है इसका। थर्ड ए क्या था? थर्ड ए था मीडिएशन के बारे में। फोर्थ क्या है? अपील के बारे में। फिफ्थ क्या है? कि केस को ट्रांसफर करवाना। देखो एक्चुअल में क्या है, ये वैसे देखा जाए तो एक तरीके से ट्रांजिशनल प्रोविजन टाइप का सीन है। ट्रांजिशनल समझते हो ना, कि जो चीज पहले से आ रही है वो पहले से आगे चलती रहेगी जब तक कुछ नया नहीं हो जाता, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल। अब क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि भाई हम कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट को लेकर आ रहे हैं। अब कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट आपके प्रभावी हुआ था 23 अक्टूबर को। ये याद रखना, अपनी डेट ऑफ बर्थ भले ही भूल जाना, किसी बेरेट की डेट ऑफ बर्थ मत भूलना। 23 अक्टूबर 2015 को ये आपके कानून जो है वो लागू। तो अब इन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर 2015 को जो मैटर जो कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में कवर होता है और वो किसी न किसी सिविल कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, तो वो सिविल कोर्ट क्या करेगा? उनको कंटिन्यूसली सुनता नहीं रहेगा, वो उन मैटर को कॉमर्शियल कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा? उन मैटर्स को कॉमर्शियल कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। ये बात कहां लिखी गई है? सेक्शन 15 में। चलो, ये भी हमको समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 6 अभी हम लोगों ने देख ही लिया, जहां पे आपके सीपीसी में अमेंडमेंट की बात लिखी गई है। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आपके मिसलेनियस। आपके बंद करो फटाफट, मेरे साथ एक बार इस रेंज को याद कर लो। चैप्टर नंबर 1 क्या था? सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 डेफिनेशन। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 क्या था? कोर्ट्स के बारे में बात करता है। कोर्ट के बारे में कहां से कहां तक? सेक्शन 3 से लेकर 11 तक। 3 से लेकर 11 तक इसमें अलग अलग कोर्ट आएंगे और वो सारे के सारे कोर्स में आपको एकदम आसान तरीके से समझा, 10 मिनट का एक काम है और वो सारे के सारे क्रिमिनल कोड आपके दिमाग में होंगे। फिर चैप्टर 3 में क्या मामला रखा है? स्पेसिफाइड वैल्यू, सेक्शन नंबर 12। फिर मीडिएशन वाला मामला, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, कहां पे दे रखा है? चैप्टर 3A जो कि 2018 के अमेंडमेंट से आया था। 2018 के अमेंडमेंट से जो आ रखा है और उसमें आपके सेक्शन कौन सा? 12A। फिर अपील के दो सेक्शन है, 13 और 14, चैप्टर नंबर 4 अपील के दो सेक्शन। फिर चैप्टर नंबर 5 के अंदर ट्रांसफर वाला मामला,
तो आपके सेक्शन नंबर 15 आपके ट्रांसफर करवाता है। फिर सेक्शन 16 चैप्टर 6 सीपीसी में अमेंडमेंट, और फिर चैप्टर 7 मिसलेनियस, कहां से कहां तक? आपके 17 से लेकर 23 तक। देखो, चैप्टर 7 सेक्शन 7 और 1 से स्टार्ट है जो होता है, बराबर। तो ये आपके इस तरीके से 23 सेक्शंस है। अब मैं आपको इसकी मेन स्ट्रक्चर आपके सामने रखने की कोशिश जरूर करता हूँ। देखो, इसमें आपको 23 दे नहीं रखा होगा। 23 आपकी रिपील और सेविंग के बारे में बात। अब इसने पता है किसको रिपील किया? इसने रिपील किया कॉमर्शियल कोड ऑर्डिनेंस 2015। ध्यान रखना, सेम मैटर में कभी भी ऑर्डिनेंस और एक्ट साथ साथ नहीं चल सकते। वापस सुनो, सेम मैटर में ऑर्डिनेंस और एक्ट दोनों साथ साथ नहीं चलते। एक्ट जब भी आता है तो उसी मैटर के अंदर उस ऑर्डिनेंस को खत्म कर देता है। ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस आप देख लीजिए, है ना? तो जैसे ही एक्ट बना तो ऑर्डिनेंस आपके एक तरीके से क्या हो गया, वहां पे खत्म है, जो हो गया। मूविंग अहेड, अब हम स्टार्ट करते हैं मेन सेगमेंट। अब मैं आपके सामने उन चीजों को लेकर आऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर बने रहिएगा, अच्छे तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा। यस, दिस वन। अब देखो, अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया, आपका 75% हेडेक खत्म। ठीक है, सारा खेल इस डायग्राम में छुपा हुआ है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस डायग्राम में से सवाल आएंगे, कम से कम 3-4 सवाल। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। देखो, क्या होता है कि ये आपके 2015 में एक ऑर्डिनेंस है। आई होप इट इज विजिबल, यस और नो? ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? मेरी हैंडराइटिंग पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वालों, ध्यान से देख लो। मैंने बहुत सुंदर, ये मेरी मैक्सिमम अच्छी हैंडराइटिंग है, इससे ज्यादा अच्छा मैं लिख ही नहीं सकता। इससे ज्यादा अच्छा मैं लिख ही नहीं सकता। हाँ जी, वाला टीका लगाना है, लगाएंगे। हाँ जी। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, नाउ अंडरस्टैंड। तो 2015 में ऑर्डिनेंस आया। अभी ऑर्डिनेंस किस तारीख को आया है वो हमारा कंसर्न। आप इस पे फोकस करो कि इसके बाद में इस ऑर्डिनेंस को पास करते हुए हमने एक एक्ट पास कर दिया, और ये एक्ट आपके पास हुआ था 23/10/2015। ये तारीख याद कर लेना, ये इस कानून की इफेक्टिव डेट है। ये इस कानून की क्या है? इफेक्टिव डेट है, जो कि एग्जाम के अंदर सीधे तौर पे पूछी जा सकती है। 23 अक्टूबर को तकरीबन आपके जुलाई अगस्त में ऑर्डिनेंस आया होगा, और 2 महीने बाद ही कानून है जो बन गया था। ठीक है, 2015 के अंदर कानून आया जिसका पर्पस था एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट। कॉमर्शियल डिस्प्यूट अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए, सेक्शन 2(1)(c), सेक्शन 2(1)(c के अंदर है जो मेंशन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेक्शन 14 लिखा है। अब आपको याद है ना, सेक्शन 13 और 14 अपील वाले चैप्टर है। 13 और 14 आपके किसमें? अपील वाले चैप्टर है। और कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4। तो वहां पे चैप्टर नंबर 14 में लिखा हुआ है एक्सपीडियस डिस्पोजल, कि भाई जो भी अपील होगी ना इसमें, वो 6 मंथ के अंदर डिस्पोज है जो हो जानी चाहिए। ये एग्जाम का सवाल बन सकता है, 6 मंथ। तो इस कानून का मेन जो पर्पस था वो ये था, एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ? अब ये जो कानून बना है, इससे पहले इसमें अमेंडमेंट के बारे में हम समझे, आपको इसकी कुछ बेसिक बातों को जानना। बेसिक बातें यहां पर आ जाएगी आपके सामने। देखिए, पहली बात तो ये कि इस कानून का एक तरीके से ओवर राइडिंग इफेक्ट है, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में मैंने आपको एक सेक्शन तो डायरेक्टली बता दिया, 21, लेकिन 2 प्रोविजन मैंने आपको नहीं बताए जो कि सेक्शन 16 में दे दिए। अभी तक आपने सेक्शन 16 के बारे में सिर्फ यही जाना है कि सीपीसी में अमेंडमेंट करने के लिए जो शेड्यूल दे रखा है, उस शेड्यूल को रेफर करने वाला सेक्शन है सेक्शन 16। लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि सेक्शन 16 के अंदर 3 क्लॉज आते हैं, 16(1), 16(2) और 16(3). ये तीनों प्रोविजन मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर मैं जो बताऊं। ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि इन तीनों के अंदर एक तरीके से कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट को ओवरराइडिंग है जो बताया गया है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये कानून जो है ना, वो कानून थोड़ा सा सब्जेक्ट टू अदर लॉ भी है, सब्जेक्ट टू अदर लॉ भी है।
आप में से कितने लोग रेस जुडिकेटा के बारे में जानते हैं, हाँ या ना? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा? ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। सेक्शन 11 क्या करता है? एक तरीके से बाढ़ करता है कि भाई जो भी सूट अगर जैसे मान लो रेस जुडिकेटम आ रहा है तो बाहर हो जाएगा। यहां पर भी सिमिलर चीज है। यहां पर एक बात लिखी गई है, यहां पर लिखा गया है कि अगर कोई सूट, जो मैं बोल रहा हूं आंखें बंद करके उसको अपने दिमाग के अंदर जाने दो, अगर कोई सूट, सूट यानी कि वाद, सिविल प्रकृति का लिटिगेशन, अगर कोई सूट किसी भी कानून में इंस्टीट्यूट होना बाढ़ है, बाढ़ का मतलब अपवर्जित है, कोई भी कोर्ट उसको संस्थगित नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। अगर कोई भी सूट किसी भी कानून के अंदर बाढ़ है तो कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। ठीक है? तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो ये कानून है, ये दूसरे कानून के अधीन है। यस और नो? भाई दूसरा कोई भी कानून अगर किसी सूट को रोक रहा है तो कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट उसको नहीं सुनेगा। सिंपल सी बात है। ये एग्जाम का सवाल था, 2022 के अंदर आपसे सवाल पूछा गया है। उसमें घुमा फिरा के लिखा कि भाई ये मामला जो है किसी दूसरे पर्टिकुलर लॉ के तहत जो है बाढ़ हो रहा है, तो क्या कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए क्या? ये सवाल आ रखा है। आपके पास में अगर डीजेस की पेपराथन नहीं है, ये देखो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए ना ये पेपराथन लॉन्च शेड्यूल कर रखी है। कहाँ गई? इन दिस वे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें सवालों को देखना, ऑब्जर्व करना। ये आपकी अन्य कई सारी आपके पेपराथन है, तो इन्हीं पेपराथन के अंदर डीजेस कहाँ है भाई? ये रहा डीजेस। तो इसमें मैंने आपके पिछले 8 साल के 2015 से लेकर 2023 तक जो भी मैटर्स है ना, वो सारे दे रखे हैं। उनका वेटेज एनालिसिस और हर सब्जेक्ट वाइज का बाइफिकेशन कर रखा है। तो इसी के अंदर आप देखोगे तो कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है वो आपके 2022 में जोड़ा गया था, उससे पहले था ही नहीं कोर्स के अंदर। ठीक है? तो अब डीजेस का पेपराथन सॉल्व कर लो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने सवाल पूछे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज अपने आप में आती है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कानून अगर किसी सूट को बार्ड करता है तो स्पेशल या फिर कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट भी उसको नहीं सुनेगा। अरे फिर आपने क्या देखा है? आप देखो यहाँ पे, अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग ये कितनी 3 और 8 11 तो ऑलरेडी पब्लिश है, 3 जो है वो अंडर प्रिंटिंग में चल रही है। आपके 14 पेपर में लॉन्च कर चुका हूँ। तो आपके महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आपके राजस्थान के अंदर देखो, राजस्थान का आरजेएस और एक आपके राजस्थान का एपीओ, और इसमें एक और चीज नहीं है, राजस्थान का जेएलओ जो कि एग्जाम हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश का, ये आपके बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का ओनली इंग्लिश है, बाकी सारे आपके डिग्लॉट है। ठीक है? बाकी सारे आपके डिग्लॉट है। टेक बेनिफिट ऑफ इट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया, इसका पूरा फायदा लेना। हाँ जी। अब समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरीके से सेक्शन 11 का कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। सेक्शन 16(2) में आपको सीपीसी का एक पर्सपेक्टिव दे रखा है। क्या दे रखा है कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट बेसिकली कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगा? सीपीसी। जहां पे स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, जहां पर स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पे आपके सीपीसी की प्रोसीजर को फॉलो है जो किया जाएगा। तो एक तरीके से कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट भी डिपेंड हो रहा है ना सीपीसी पे। भाई ये तो हमने पढ़ा ओवरराइडिंग इफेक्ट, अब मैं पढ़ रहा हूँ सबमिसिव इफेक्ट। फिर आपके सामने ये भी लिखा हुआ है कि सेक्शन 6 के तहत जो है आपके एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है जिसमें कॉमर्शियल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये जो एंगल आप पढ़ोगे ना, ये जो एंगल आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट भी एक तरीके से दूसरे कानून पर डिपेंड करता है। अच्छा, आपको सीआरपीसी के सेक्शन 2 का सबसे लास्ट वाला क्लॉज पता है? जो सीआरपीसी में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और जो डिफाइन नहीं किए गए हैं, और वो कहां पे डिफाइन है? आपके आईपीसी वगैरह में है, तो हम आईपीसी की परिभाषा को एज इट इज ले लेंगे। लिखा हुआ यहां पर भी ऐसा मेंशन किया हुआ। यहाँ पे सेक्शन 2 का जब आप सब सेक्शन 2 वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई भी शब्द जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, सीपीसी के अंदर या इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन हो रखा है, यूज हो रखा है, तो इसका वही मतलब निकलेगा जो सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है। वही सेंस इसका निकलेगा जो वहां पर है, जो दे रखा है। ठीक है? तो इसीलिए ये ना, ये है इसके ओवरराइडिंग इफेक्ट और ये है इसके सबमिसिंग इफेक्ट। आपको सिंपली इसकी एक एक लाइन को क्या करना, ऑब्जर्व करना है। अभी मैं ना हाथों हाथ आपको सेक्शन 16 बताऊंगा और उसके बाद में एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में जनरली आप दिमाग नहीं लगाते। ठीक है? बिल्कुल।
हम लोग सीपीसी भी पढ़ते हैं ना, तो भी उस पॉइंट पे कई बार गहराई में नहीं चले जाते। आज जाएंगे, आज हम पूरे डूबेंगे इसके अंदर। आप ये मान के चलो कि मैं आज रात को आपको कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने दूंगा ही नहीं, ठीक है? तानाशाही है। अब समझना इस पर्सपेक्टिव को। सेक्शन 16 हमारे सामने। सेक्शन 16 में 3 सबसेक्शन है, 1, 2 और 3। 1 में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो सीपीसी के प्रोविजन है, शैल इन देयर एप्लीकेशन टू एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू स्टैंड अमेंडेड, यानी कि सीपीसी स्टैंड अमेंडेड। 16 का 1 क्या कह रहा है कि भाई सीपीसी जो है वो इस कानून के तहत अमेंडमेंट है जो होगी, जो कि पीछे शेड्यूल में दे रखा है, ठीक, बराबर ना। दूसरा सबसेक्शन कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल कोड। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा कि कॉमर्शियल डिवीजन क्या होता है, कॉमर्शियल अपीलेंट डिवीजन क्या होता है, कॉमर्शियल कोड क्या होता है, कॉमर्शियल अपीलेंट कोड क्या होता है, और कॉमर्शियल कोड के अंदर भी डीजे वाला कौन सा है, कॉमर्शियल कोड के अंदर भी बिलो डीजे कौन सा होता है, वो सारा एस्पेक्ट हम लोग समझेंगे बढ़िया से। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो आपके कॉमर्शियल कोड है, शैल फॉलो द प्रोविजन ऑफ सीपीसी as amended by this act in the trial of commercial dispute। यानी कि हम क्या करेंगे, हम सीपीसी की प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहले सीपीसी में अमेंडमेंट करेंगे और फिर सीपीसी की प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तीसरा, जहां पे कोई भी प्रोविजन, ये समझना, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आता है, where any provision, any rule of jurisdiction of high court या any amendment जो भी है by the state government, अगर वो कंफ्लिक्ट करता है, कंफ्लिक्ट समझिए, दोनों में विरोधाभास है, अगर कंफ्लिक्ट करता है इस प्रोविजन से, तो कौन सा प्रोविजन आप पे लागू होगा? तो प्रोविजन ऑफ सीपीसी एज अमेंडेड बाय दिस एक्ट शैल प्रिवेल। मतलब अगर सपोज करो कि कोई भी लॉ है या किसी भी सीपीसी का जो ओरिजिनल प्रोविजन है, सीपीसी का ओरिजिनल प्रोविजन है, इनका कंफ्लिक्ट हो जाता है सीपीसी के अमेंडेड प्रोविजन से। और अमेंडेड कौन से? जो अमेंडमेंट सीसीए ने करवाया, सीसीए मतलब कॉमर्शियल कोड एक्ट ने करवाया, तो कौन प्रिवेल करेगा? तो ये वाला जो प्रोविजन है वो प्रिवेल करेगा। जो अमेंडमेंट एक तरीके से आपके सीसीए ने करवाए हैं वो प्रिवेल करेगा, वो एक तरीके से ओवरराइडिंग है जो रहेगा, बराबर। ये बात यहाँ पे लागू है जो होती है। देखो भाई, अगर आपको किसी कारण से ये इमेज ऑब्जर्व नहीं हो पा रही है, तो मेरा आपसे सजेशन है, आप लोग साइड बाय साइड पीडीएफ भी खोल के रखो, ठीक है? पीडीएफ भी खोल के है जो रखिए, और हो सके तो चश्मा पहन लो, साइड में पड़ा होगा, कोई नहीं देख रहा है ना। कई बार होता है जब कोई देखते हम चश्मा उतार के साइड में रख लेता है, फिर ऐसे ब्लैक ब्लैक करते हैं, हाँ, सब दिख नहीं रहा है। चलो ना, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका सेक्शन 16 का सीधा सा पढ़ना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन सेगमेंट पे, जो हमारा आ गया, यस दिस वन। तो ये तो है इसका इम्पैक्ट। अब देखो, आपके टोटल 23 चैप्टर्स में से बाकी के चैप्टर बाद में पढ़ना, पहले इन पॉइंट को ऑब्जर्व करो। ये सारे के सारे सेक्शन है, इसमें ये जो दे रखा है बस आपको उतना ही फॉलो करना। देखो, सेक्शन 15 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। आपको ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैंने समझाया? भाई पुराने जो भी आपके हैं, किस डेट से लागू हुआ था? सीसीए कब लागू हुआ था? तारीख बताओ तो मेरे को कमेंट में। वेरी गुड, 23 अक्टूबर, बहुत बढ़िया। तो याद रहता है तो आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट। तो चैप्टर 5 सेक्शन 15 ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, तो ट्रांसफर के बारे में ये डील करता है। 16 आपको समझ में आ गया, अमेंडमेंट ऑफ सीपीसी। 17 क्या करता है कि हर कॉमर्शियल कोड को मंथली बेसिस पे जो भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट का डेटा है ना, वो अपलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डेटा डिस्क्लोजर, ठीक है? आपके पास बेरेक है, तो बेरेक की लैंग्वेज ही मैं आपके सामने रीड आउट करके एक बार आपको बता, क्या लिखा हुआ है? द स्टैटिकल डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सूट, एप्लीकेशन, अपील, पिटिशन फाइल बिफोर द कॉमर्शियल कोर्ट सो एंड सो एज द केस में भी, जो भी है उनका स्टेटस वगैरह, नंबर ऑफ केसेस जो आपने डिस्पोज कर रखे हैं, शैल बी मेंटेन एंड अपडेटेड एवरी मंथ बाय ईच कॉमर्शियल कोर्ट, ठीक है? पब्लिश एट द वेबसाइट ऑफ रिलेवेंट हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की रिलेवेंट जो भी संबंधित हाई कोर्ट है उसकी वेबसाइट पे क्या होगा? ये अपलोड है जो होगा। तो आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है, डेटा डिस्क्लोजर होना चाहिए सेक्शन 17 के तहत, ठीक है? और साथ ही साथ हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। बाई चांस अगर पूछ ले तो ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, सेक्शन 18, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है
कि भाई कॉमर्शियल कोर्ट के सामने अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, इसको बोलते हैं हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए एक तरीके से प्रैक्टिस संबंधी रूल्स। ओके, तो ये पॉइंट आपके हाईकोर्ट के पास फॉरवर्ड देता है सेक्शन 18। इसका सवाल सीधा बनेगा, who can issue direction with respect to practice in commercial court? आंसर होगा सेक्शन 19। स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। देखो भाई, हमने कह तो दिया कि सेपरेट कोर्ट बनाना है, बट सेपरेट कोर्ट बनाना है तो पैसा वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी भी चाहिएगी ना, है ना। ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, एक अलग तरीके से कोर्ट रूम वगैरह प्रोवाइड है जो करवाएगी, रिकॉर्ड रूम वगैरह, जज साहब के लिए अलग से पीछे एकदम चैम्बर होना चाहिए वगैरह, ये सब प्रोवाइड करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को कंसल्ट करते हुए इस कानून को और जागरूक बनाने के लिए और अवेयर करने के लिए, लोग इसको समझ सकें, ट्रेनिंग करवाना, एजुकेट करना, ऐसे काम भी है जो करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेक्शन तो सिर्फ नाम के है, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब जो आपके ये पीछे वाले सेक्शन है ना 21, इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होना चाहिए, वो हमने समझ लिया। 21 ए, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। 22, जो भी अगर कोई इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्टी आती है तो उसको रिमूव है जो किया जा सकता है। और 23 रिपील करना। अब मुझे आप लोग ईमानदारी से एक बात बताओ कि 15 से लेकर 23 तक क्या वाकई में हमको इसको ज्यादा सीरियसनेस के साथ पढ़ना चाहिए? एक एक लाइन का प्रोविजन है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। एक बार सिंपली देख लो क्या पॉइंट है जो लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाओ, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, आगे है जो बढ़ जाइए। मैं काम करता हूं आपके लिए, ये मैं ही कर देता हूं। चलो, सेक्शन 21, ठीक है। 21 में क्या लिखा हुआ है? एक्ट का जो है ओवरराइडिंग, हालांकि ऊपर आ गया था ये, फिर भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ओवरराइडिंग इफेक्ट है जो होगा इस कानून का। चलो भाई, डन। 21 ए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रूल्स बना सकती है, सीजी के रूल्स यहां पर बन सकते हैं। 21 ए। 22 क्या कह रहा है कि अगर कोई डिफिकल्टी आती है, अगर कोई डिफिकल्टी किस बात की? इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में, तो उस डिफिकल्टी को कौन रिमूव करेगा? तो इन एनी डिफिकल्टी अराइज, ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उस डिफिकल्टी को दूर करेगी। कौन करेगा? अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको दूर करेगा सीजी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंटेशन के दौरान अगर कोई डिफिकल्टी आए तो उसको दूर करने का अधिकार किसको दिया गया था? किसको दिया गया था बताओ तो जरा। आर्टिकल 392 प्रेसिडेंट को दिया गया था, प्रेसिडेंट टू रिमूव द डिफिकल्टी। याद रखो, छोटी छोटी बात है। और 23 में क्या है? 23 में है रिपील। और रिपील किसको किया गया था? तो 2015 का जो ऑर्डिनेंस था, 2015 का जो ऑर्डिनेंस था, इसको हमने रिपील है जो किया था। इसको हमने क्या कर रखा था? एक तरीके से रिपील है जो। अच्छा, इससे पहले सेक्शन 14 क्या पढ़ा हम लोगों ने, याद है? कितने महीने में अपील का डिस्पोजल होना चाहिए? कितने महीने में अपील? 6 महीने। अपील के कितने सेक्शन थे? एक या दो? अपील के कितने सेक्शन थे? एक या दो? दो सेक्शन थे। 14 में क्या था कि अपील का जो मामला है वो एक्सपीडियसली डिस्पोज होना चाहिए। एक्सपीडियसली क्या होना चाहिए? डिस्पोज होना चाहिए। कितने दिनों के अंदर? आपके 6 मंथ के अंदर। ठीक है, ये वाली बात भी हमारे दिमाग के अंदर क्या होगी? सेट है जो हो गई। अच्छा, सेक्शन 12 तो स्पेसिफाइड वैल्यू का था। सेक्शन 12 ए क्या था? सेक्शन 12 ए क्या था बताओ मेरे को फटाफट। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मैं आपको इसके अंदर की खूबसूरती बताऊंगा। यस, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन। वेरी गुड। क्या था सेक्शन आपके? 12 प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन। ठीक है ना। अब इस बात को आप समझना, ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले मीडिएशन के प्रयास करने चाहिए। तो एक छोटी सी बात, इन लोगों ने 12 ये कब आया था? आपके 2018 के अमेंडमेंट के साथ। इतना सारा लंबा चौड़ा लिखा है, घर का राज है क्या? छोटी सी बात समझानी थी, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया। कोई बात नहीं, इनको भी आपका खून पसंद है। आपका ब्लड, एक स्टूडेंट का ब्लड बहुत टेस्टी होता है। हर संस्थान, हर अथॉरिटी, हर सीनियर स्टूडेंट का खून पीना चाहता है। गॉट इट? कोई बात नहीं, भगवान ने हमको बहुत सारा ब्लड दिया है, पिलाओ, सबको पिलाओ, पुण्य मिलेगा।
तो यहां पर आपके सामने ये जो प्रोविजो है इनको इस तरीके से क्या कर लो, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया हम लोगों ने यहां से। नाउ अंडरस्टैंड, अब यहां पर आपके कितने सबसेक्शन जो है आपको मेंशन कर रखे हैं। तो देखो जब 12A अगर आप पढ़ रहे हो तो 12A में वैसे आपको 5 सबसेक्शन मिलने वाले, कितने, 5 सबसेक्शन, इसके नीचे 4 और 5 और भी है, 4 और 5। आंखें बंद करो, अगले 2 मिनट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें से एमसीक्यू का सवाल बनेगा, इसमें से आपकी वकालत की होशियारी चेक होगी। तो अगले 5 मिनट बस बढ़िया से समझ लो, इधर उधर भटकना नहीं है, किसी का मैसेज आ रहा है इग्नोर कर लो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, सबसेक्शन 1 पे आ जाओ। अ सूट which does not contemplate any urgent interim relief, point to be noted, अर्जेंट रिलीफ नहीं होना चाहिए, अर्जेंट इंटरिम रिलीफ नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ वो वाला सूट जो है shall not be instituted unless the plaintiff exhausts the remedy of pre-institution mediation। अब मैंने जो आपको शुरुआत में कहानी सुनाई थी कि बेचारा वकील दूसरी बार भी बेइज्जती पेश करके आ जाता है, क्योंकि सामने वाले के वकील ने क्या बोल दिया कि साहब प्री मेडिएशन करना था। अब उस गूंगे के पास जुबान ही नहीं थी, वो बोलता कि साहब इन माय केस देयर इज द नीड ऑफ अर्जेंट इंटरिम रिलीफ। अगर इतना बोलता तो कोर्ट उसकी बात को सुनता। मानते हो कि नहीं मानते हो, नॉलेज इज एवरीथिंग। अब उसको ये नॉलेज था ही नहीं कि भाई अर्जेंट इंटरिम रिलीफ का मैटर है तो प्री मेडिएशन का प्रोविजन लागू नहीं होता है। इसलिए तुमको कहता हूं मैं कि लिंकिंग लॉस की क्लास अटेंड किया कर। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे ये इंटरिम रिलीफ अगर है, अच्छा एक सीपीसी का एक सेक्शन बताओ जहां पे सिमिलर पॉइंट लिखा हुआ है, देखते किसको याद। सीपीसी का एक सेक्शन है जिसमें नोटिस की रिक्वायरमेंट है और उसमें पॉइंट आता है अगर कोई अर्जेंट रिलीफ है तो नोटिस की रिक्वायरमेंट को कोर्ट लेट गो कर सकता है। सेक्शन नंबर, वेरी गुड, सेक्शन नंबर 880, ओके, जिसमें अपन 2 महीने का नोटिस देते हैं। तो यहाँ पर भी बात है, unless the plaintiff exhausts the remedy of pre-institution mediation in accordance with such manner, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अथॉरिटी को ऑथराइज करेगी, ऑथराइज द अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, जो कि एलएसए में है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन। तो आपसे पूछा जाए भाई कौन सी अथॉरिटी से प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करवाएंगे, अथॉरिटी अंडर विच एक्ट, अथॉरिटी अंडर एलएसए, ठीक है, ये याद रखना, ओके। नाउ फिर क्या लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसको डालो ब्रैकेट में, द अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 shall complete the process of mediation within a period of 3 months। तो मीडिएशन की प्रोसेस कितने महीने में खत्म होनी चाहिए, 3 महीने में। नहीं तो सोचो सामने वाला अगर अति होशियार निकल गया तो वो मीडिएशन की प्रक्रिया कोई 3 साल खींच लेगा, है नहीं, और मीडिएशन की प्रक्रिया के अंदर रिजल्ट क्या है, गारंटी नहीं होता। तो इन्होंने टाइम पीरियड दे दिया 3 मंथ। तो यहाँ पर भी आपके एमसीक्यू का सवाल बन गया कि मीडिएशन की प्रक्रिया 3 मंथ में कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो पीरियड ऑफ मीडिएशन है इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 2 महीनों के लिए, ठीक है, 3+2, 3 है और 2 महीने जरूरत पड़ने पर एक्सटेंड है जो किया जा सकता है, लेकिन विद कंसेंट ऑफ पार्टी, पार्टीज लिखा है यानी कि दोनों पार्टीज की कंसेंट चाहिएगी। फर्दर क्या लिखा हुआ है, अब ये जो पीरियड है ड्यूरिंग विच पार्टी रिमेन ऑक्यूपाइड इन प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, तो लिमिटेशन एक्ट में जो लिमिटेशन की कैलकुलेशन होती है तो उसके दौरान इस मीडिएशन पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये लिखा हुआ है कि ये जो पर्पस है शैल नॉट बी कंप्यूटेड, ओके भाई, लॉजिकल बात है। आप जो मीडिएशन प्रक्रिया में गए हो वो इसलिए गए हो क्योंकि कानून कहता है, तो इसलिए वो जो पीरियड आपका उसमें वेस्ट हो गया, क्योंकि देखो मीडिएशन में जाओगे जरूरी थोड़ा ना एक समझौता हो, है। अब हस्बैंड एंड वाइफ आपस में कुटीज गए, फिर गए अपने दूर के ससुर जी के पास में, ससुर जी ने 2-3 महीने समझाया, चौथे महीने वापस फिर से कुटीज के लग गए, तो अब 3-4 महीनों का क्या करें, तो उनको हम कंप्यूटेशन से कैलकुलेट, उनको लिमिटेशन के दायरे के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक तरीके से वो एक्सटेंड हो जाए। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझो आप, यहाँ पे 2 इसके सबसेक्शन यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, द पार्टीज टू द कॉमर्शियल डिस्प्यूट अराइव एट अ सेटलमेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको राइटिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और ये जो राइटिंग है वो साइन होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि पार्टी का भरोसा तो ना पलट जाए। फिर लास्ट में, ये लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है,
द सेटलमेंट अराइव्ड अंडर दिस सेक्शन, उसका स्टेटस, उसका इफेक्ट ठीक वैसा ही होगा जैसा कि अवार्ड का। आर्बिट्रल अवार्ड होता है ना, जो आपके आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में है, बिल्कुल उसी की तरह है जो, बिल्कुल उसी की तरह है जो। ये एग्जाम का सवाल है, इसका इफेक्ट कैसा होगा, तो आर्बिट्रल अवार्ड की तरह। अब देखो आपने क्या क्या पॉइंट पढ़े। सबसे पहले आपने पढ़ा सेक्शन 12A के सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा कि भाई इस तरीके से प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन नेसेसरी है एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ अर्जेंट इंटरिम रिलीफ, ये आपने पढ़ा। ठीक है, 12A के सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ा कि अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी, और ये जो अथॉरिटी अपॉइंट होगी वो कौन से कानून के तहत होगी, LSA, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, बराबर। अब ये जो अथॉरिटी है, ये जो अथॉरिटी क्या करेगी, ये जो है आपके इस तरीके से कितने टाइम पीरियड के अंदर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी, तो 3 मंथ के अंदर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना जरूरी है। कितने महीनों के अंदर, 3 मंथ के अंदर आपके डिस्प्यूट को एक तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। 12A3, 3 मंथ, जिसको कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, फर्दर 2 महीनों के लिए आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो। अच्छा, ये जो पीरियड है ये लिमिटेशन में काउंट होगा, नॉट काउंट इन लिमिटेशन, ठीक है, नॉट काउंट इन लिमिटेशन। फिर सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि भाई जो भी इनका सेटलमेंट आएगा वो रिटर्न में होना चाहिए, उसको साइन करवाया जाए। और 5 क्या कहता है, उसका स्टेटस आर्बिट्रेटर आर्बिट्रल अवार्ड की तरह होगा, जो कि आपके आर्बिट्रेशन कानून 1996 के सेक्शन 34 में जो आता है। अभी मैं इस कानून के अंदर नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो आर्बिट्रल अवार्ड की तरफ उसका स्टेटस होना चाहिए। ये बात यहाँ पे हमारी 12A के अंदर एक तरीके से खत्म है। अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ शुरुआती दौर में। देखो आप लोगों ने यहाँ पर सेक्शन 14 का पर्सपेक्टिव समझ लिया, ठीक है। सेक्शन 13 में आपके आएगी अपील। अपील को हम तब समझ सकते हैं जब हम कोर्ट की हायरार्की को अच्छे से ऑब्जर्व करें। अच्छे से अच्छा, धुरंधर से धुरंधर खिलाड़ी है ना, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की हायरार्की को आसानी से नहीं समझ पाता। मैं आपकी योग्यता पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सच है ना। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की हायरार्की जो कि 2018 के तहत अमेंड हुई है, उसको समझना आसान नहीं है। उसको समझने के लिए आपको 10 मिनट देने पड़ेंगे, जो 10 मिनट मैं आपको आज अभी इस क्लास के तहत है जो बताऊंगा। मीडिएटर कौन होगा, तृप्ति जी, मैं उड़ी उड़ी हवाओं में उड़ी उड़ी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अरे प्रभु, अभी तो पढ़ा। उन व्यक्तियों को ऑथराइज किया जाएगा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत ऑथराइज है। कहां खोए हुए हो, जो मैसेज कर रहा है उसको बोल दो मैंने खाना खा लिया है, अब मैसेज मत कर, सुबह मैसेज करना। भावनाओं में खो जाते हैं, मैं लक्ष्मण बाबू ने खाना खाया, वापस आ जाते हैं। एक पॉइंट को एकदम कटाक से पकड़ लो, छोड़ो मत उसको। तो कोर्ट की हैरान के ऊपर थोड़ी देर बाद में समझेंगे। वापस आ जाते हैं यहाँ पर कि आपकी सेक्शन 13 कोर्ट की हायरार्की समझ में आएगा, तभी आपको अपील का मैटर समझ, इसलिए ये चलो पेंडिंग है। ये यहाँ पर आपके क्या रहेगा, एक तरीके से पेंडिंग है। अब इससे पहले हमने 12A को देख लिया, 12A को समझ लिया। 12A में क्या था, मीडिएशन था। मीडिएशन के 5 पॉइंट याद रह जाएंगे, फटाफट मेरे साथ रिकॉल कर लो। अर्जेंट इंटरिम रिलीफ को छोड़ के प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन मैंडेटरी है। कौन सी अथॉरिटी के पास जाना है, LSA एक्ट की जो अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करे। कितने पीरियड में मीडिएशन होना चाहिए, 3 महीने, इसको 2 महीने एक्सटेंड किया जा सके। फिर ये जो पीरियड है वो लिमिटेशन की कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। फिर ये जो सेटलमेंट आएगा वो लिखित में होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए। और 5वां क्या पॉइंट था वहां पे कि ये जो सेटलमेंट आएगा उसका स्टेटस किसकी तरह होगा, आर्बिट्रल अवार्ड की तरह होगा। किसकी तरह होगा, आर्बिट्रल अवार्ड की है। एक शब्द होता है हिम्मत और एक शब्द होता है पेशेंस। आजकल के स्टूडेंट में पेशेंस बहुत कम। मैं आपको बता रहा हूं, एंड तक है ना, आप में से 50% टिक पाए, क्योंकि उनकी हिम्मत है ना वो इतनी सी है। ख्वाब ऊंचे ऊंचे देख रखे हैं, लेकिन जब किसी चीज को समझना होता है, जहां पे दिमाग लगाना होता है, वहां पे वो किस्तों में दिमाग। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, बुरा लगे 100 बार लगे, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे साथ अगले 1 घंटे तक एंड तक टिक के बताना, फिर देखते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर क्या हो गया, ये आपके सामने अलग अलग पॉइंट 12A भी आ गया। अब मैं आपको सेक्शन 12 किसमें डील करता है, स्पेसिफाइड वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना,
आपको एक शब्द पता है सीपीसी सेक्शन 6 पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? धन संबंधी अधिकार। जैसे भाई नॉर्मल सिविल कोर्ट है 2 लाख का जुरिस्डिक्शन, स्मॉल कॉज कोर्ट कह दो, नॉर्मल सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल जज कह दो 5 लाख तक, डिस्ट्रिक्ट जज ऐसे मान लो इसका और बियॉन्ड होता है। डिस्ट्रिक्ट जज का दिल्ली में आई थिंक 2 करोड़ का है मामला। एक सेकंड मेरे पास एक में लेके आया, ये भी आपसे एग्जाम में सवाल आ सकता है ना। कहाँ गया दिस वन? हाँ, ये ध्यान रखना, ये आपके है ना 2015 से दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेंडमेंट कर रखा है। तो अभी आपके वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है दिल्ली के अंदर, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो कितना है? 2 करोड़ तक का है। कितना है? 2 करोड़ तक का है। इससे पहले 20 लाख था। इससे पहले 20 लाख है जो एक तरीके से था। हर स्टेट का अलग अलग रहता है। जैसे राजस्थान में आपके 2 लाख है, 5 लाख है, फिर डीजे का उससे 5 लाख सभाओं का है। हर स्टेट में अलग अलग रहता है। क्योंकि आप डीजे का एग्जाम फाइट कर रहे हो तो आपको ये थोड़ी जानकारी है जो होनी चाहिए। बराबर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। और जिनकी जिज्ञासा है अलग अलग स्टेट को जानने की, तो हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाके ये सिविल कोड के रूल्स को जरूर देखें। नाउ तो अब यहाँ पे क्या है, आपकी सेक्शन 12 में स्पेसिफाइड वैल्यू, मैं आपको 2 मिनट में वो सेक्शन बता देता हूँ। फिर हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा और वो टॉपिक बचेगा क्रिमिनल कोड्स। क्या बचेगा? क्रिमिनल कोड्स। तो लेट कम टू सेक्शन 12। ये देखो, इसमें से लास्ट टाइम के अंदर कई सारे सवाल आए थे। स्पेसिफाइड वैल्यू, आप लोगों को वैल्यूशन ऑफ सूट के बारे में पता है कि भाई सूट का वैल्यूशन कितना करोगे, है ना? तो ये जो सेक्शन है वो वैसा ही है। ये जो सेक्शन है वो वैसा ही है। मैं आपके ना कुछ अंडरलाइन करवा रहा हूँ, उन अंडरलाइन को ध्यान में रखना। देखो, सेक्शन 12 का सबसे वन इंपॉर्टेंट है, द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट इन अ सूट शैल बी डिटरमाइंड फॉलोइंग मैनर। अब आपको 4 तरीके दे रखे हैं। एक दे रखा है बी सी डी। ठीक है, देखो 12(1)(a), 12(1)(a), 12(1)(b), 12(1)(c), 12(1)(d। ठीक है, हो सके तो कोशिश करना कि आप इनकी क्लॉज को मेरे साथ साथ लर्न कर सको। देखो, अब समझने की हमें एफर्ट करना। पहला वाला जो ए है वो है रिकवरी ऑफ मनी, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, दूसरा वाला मामला है रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी। किससे रिलेटेड है? रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा वाला क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और चौथा वाला है इंटेंजिबल राइट्स। इंटेंजिबल राइट्स यानी कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स वगैरह। 4 चीजें हैं, मनी, मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल। याद रह जाएगा, मनी, मूवेबल, इमूवेबल और इंटेंजिबल। 4 बातें आपको यहाँ पर मेंशन है जो कर रखी है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो रिकवरी ऑफ मनी का अगर मामला आता है, रिकवरी ऑफ मनी का मामला है, तो जितना पैसा मांगा गया है वो सूट का वैल्यूएशन हो गया, यस और नो? ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, बराबर, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा। ये आपके मनी रिकवरी के केस में कॉमर्शियल सूट का वैल्यूएशन। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो मूवेबल प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू होगी ना, मार्केट वैल्यू, वो इसका वैल्यूएशन, बराबर। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी मार्केट वैल्यू, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी इस केस में इसकी मार्केट वैल्यू। तो आपके लिए तो बहुत आसान है कि भाई मनी रिकवरी है तो जो अमाउंट मांगा गया है वो उसका वैल्यूएशन हो गया, और बाकी आपके मूवेबल, इमूवेबल, इनटेंजिबल, इसके केस में मार्केट वैल्यू। क्या लिखा है इसके अंदर? मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी काम आएगी। मार्केट वैल्यू क्या है वो इसके अंदर है जो आपके कंसीडर की जाएगी। ओके, नाउ तो ये 4 बातें, ये पूछा गया था 2022 में, इसमें से सवाल आ रखा है, इसलिए ध्यान रखना। ओके, तो मार्केट वैल्यू, अब देखो क्या होता है कि भाई ये जो इंटेंजिबल राइट्स है ना, इसमें क्या है, कोई फिक्स मार्केट वैल्यू नहीं है। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कि ये मैंने आपके लिंकिंग पेपराथन निकाली, सपोज करो राजस्थान के एपीओ एग्जाम को लेकर, क्योंकि एपीओ एग्जाम आने वाला है इसलिए मैंने एपीओ का पेपराथन निकाला। अब मैं कहूं कि भाई लिंकिंग लॉ के पेपराथन का मार्केट वैल्यूएशन कितना है? पेपराथन, ये जो मेरा एक कॉपीराइट है, इसका मार्केट वैल्यूएशन कितना है?
तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो इंटेंजिबल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एस्टिमेटेड होती है। कैसी होती है? एस्टिमेटेड बाय द प्लांटिंग टेकन इनटू अकाउंट द डिटरमाइन द स्पेसिफाइड वैल्यू। तो स्पेसिफाइड वैल्यू कैलकुलेट करने में हम इन 6 फैक्टर्स को दिमाग में रखते हैं। याद रह जाएगा? गिव मी अ क्विक थम्स अप। सभी कैंडिडेट मुझे एक बार फटाफट क्विक थम्स अप करो कि स्पेसिफाइड वैल्यू का ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। ये जो कैंडिडेट लेटर स्टेज पे ज्वाइन कर रहे हैं जैसे सविता जी हैं या अन्य कैंडिडेट्स हैं, आप लोग है ना इस क्लास को बाद में समय निकाल के शुरू से जरूर देखना। अभी तो देख लो, लेकिन क्लास का पहले वाला पार्ट है जो मिस मत करना, ठीक है? पहले वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा ना। अब देखो इसके दो सबसेक्शन और है, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि एमसीक्यू कौन सा बन रहा है, ऑब्जर्व कर लो। और साथ ही साथ में देखो ये ना ये प्रैक्टिस का मामला भी है। आपको पता चला कि कोई बंदा लेके आया कि साहब बिल्डिंग मेरी है, मैंने फ्रेंचाइजी ली, अब बताओ कि साहब इसका सूट कैसे करें, तो हमें पता होना चाहिए। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द क्लेम एंड काउंटर क्लेम इफ एनी एज सेट आउट इन द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड काउंटर क्लेम, जो भी है इन एन आर्बिट्रेशन ऑफ अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट shall be the basis of determining whether such arbitration is subject to commercial division or not। कई बार क्या होता है, कोई मैटर जो है आपके मान लीजिए आर्बिट्रेशन वगैरह में गया हो, इस तरह से जा रहा है, तो आर्बिट्रेशन के अंदर कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट वगैरह है, तो उस केस में उसकी जो एग्रीगेट वैल्यू है, भाई एक बंदा जो है वो मल्टीपल क्लेम भी तो कर सकता है, तो सारे क्लेम की जो एग्रीगेट वैल्यू है वो इसमें काउंट हो जाएगी उस पर्पज के लिए। ये याद रखना, ये एग्जाम का सवाल है। आप सबको पता है कि रिवीजन हम कहाँ फाइल करते हैं? सेक्शन 115 सीपीसी। और अपील, तो नो अपील और रिवीजन as the case may be shall lie from an order of commercial division or commercial court finding that it has jurisdiction to hear a commercial dispute under this act। आप इस बात को लेकर चैलेंज नहीं कर सकते, अपील आप कर सकते हो, आपके पास सेक्शन 13 में, कहां पे? सेक्शन 13 में अधिकार है, लेकिन आप इस बात को लेकर अपील नहीं कर सकते कि भाई कॉमर्शियल डिस्प्यूट के जुरिस्डिक्शन के संबंध में इस कॉमर्शियल कोर्ट के पास में अथॉरिटी है या नहीं है। ये तो बेसिक सी बात है। अब यहाँ पर इन सब चीजों को साइड में रख के मैं वापस आता हूँ मेन डायग्राम। देखो आपको है ना, एक बार अगर हो सके तो इस अपने हैंडरिटन से इस डायग्राम को परिपक्व कर देना, मैच्योर बना देना, इसमें अन्य सारी चीजों को भी एक बार ऐड कर देना, फिर आप देखना इसमें आपको कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिलेंगे। तो ये तो चलो एक सेक्शन 13 को अगर आप छोड़ दो, सेक्शन 13 को छोड़ दो, तो बाकी के सेक्शंस के अंदर मतलब आपके 12 से लेकर ये जितने भी आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात इसके अंदर नहीं है। 12, 12A, 13, 13 आपको पढ़ेंगे अभी हम लोग, बाकी आपकी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 या 23, इनमें कोई खास बात है जो नहीं आ रहा। मेन बात आपकी आएगी सेक्शन 3 से लेकर 11 तक। अब मैं आपको है ना वो बात पहले बताता हूँ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मुझे एक सवाल का आंसर दो, हाँ या ना। मुझे बताओ कि अगर किसी कानून ने किसी सूट को बाढ़ कर रखा है, तो क्या उसी मैटर में कॉमर्शियल कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, हाँ या ना? बताओ, यस और नो। आपको आंसर तो याद हो गया, नो। अब मैं आपको बताता हूं ये बात लिखी हुई कहां। रीड दिस सेक्शन, सेक्शन 11। क्या लिखा हुआ है? नॉट विथ स्टैंडिंग, ब्रैकेट मेथड इस्तेमाल करेंगे जो प्लस के स्टूडेंट हैं, जिनको मैंने ब्रैकेट मेथड बार बार प्रैक्टिस करवा रखा है, वो विशेष रूप से ध्यान रखो, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक बार चीज सीख ली है उसको इंप्लीमेंट करो अपने स्तर पे। Notwithstanding anything contained in this act, इसको ब्रैकेट में डालो, यहां से स्टार्ट करो। A commercial court, a commercial division shall not entertain or decide any suit, application, proceeding relating to any commercial dispute in respect of which, अब क्लाइमेक्स आ रहा है, in respect of which, जिसके संबंध में the jurisdiction of a civil court is either expressly or impliedly barred under any other law for the time being. Link with section, which section? Link with section 11 or section 12 of CPC। वहां पे आपको बार्ड का नेम दे रखा है, ऑल्सो है सेक्शन 9, खासकर सेक्शन 9 से इसका कनेक्शन है जुड़ सकता है, ठीक है? तो ये पॉइंट यहां से आपका कनेक्ट होता है, याद रह जाएगा। अगर आप ये डीजेस का पेपर तो सॉल्व करोगे तो आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, तो सेक्शन 11 में कुछ नहीं बचा।
अब हमारे पास सेक्शन बचे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब हम 1 से 10 तक के सेक्शन का बैंड बजाएंगे, 1 से 10 और सेक्शन 13, ठीक। ये हमारे पास में टॉपिक है जो बचा। अब फटाफट मैं आपको सेक्शन 1 का कार्यक्रम खत्म करवा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि बाकी इसमें और क्या-क्या है। यहाँ पर आ जाते हैं अपन सेक्शन 1। देखो प्रिएम्बल में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। प्रिएम्बल में लिखा हुआ है इस एक्ट का मेन पर्पस कमर्शियल कोड को स्थापित करना है और स्पेसिफाइड वैल्यू के संबंध में डिटरमिनेशन करवाना है, मैटर को एडजुडिकेट करना है। ओके, ये एक्ट क्या प्रोवाइड करेगा? ये एक्ट हमें प्रोवाइड करवाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोड। देखो, एक बात आप अभी अपने दिमाग में खोल के एंट्री करवा दो, कमर्शियल कोर्ट वर्ड पर ही आपको दिमाग लगाना। ये जो कमर्शियल डिवीजन, कमर्शियल अपील एंड डिवीजन वर्ड आ रहे हैं ना, इनको अभी के लिए एक बार नजरअंदाज करो, क्योंकि इनका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने इसको हटा दिया। ओके, अब सीधा पढ़ो आप। इस एक्ट का पर्पस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोड फॉर एडजुडिकेटिंग कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। स्पेसिफाइड वैल्यू सेक्शन नंबर बोलो फटाफट। स्पेसिफाइड वैल्यू सेक्शन नंबर बताओ मेरे को। अभी जस्ट पढ़ के आए, वेरी गुड, सेक्शन नंबर 12। ओके, एंड मैटर कनेक्टेड देयर विद इंक्लूडिंग। तो इसका मतलब क्या है? कमर्शियल कोड को स्थापित करना जो कमर्शियल डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कर सके। एडजुडिकेट का मतलब न्याय निर्णय। आप लोग जजमेंट की क्या करोगे? व्हाट इज योर बेसिक ड्यूटी इन वन वर्ड? व्हाट इज योर बेसिक ड्यूटी एज अ जज इन वन वर्ड? दैट इज एडजुडिकेशन। आपका ड्यूटी क्या होगा? एडजुडिकेशन ना, ठीक है। और इन्होंने ये तारीख दे रखी है। ये तारीख क्या है? ये तारीख आपके है, ये तारीख आपकी किससे कनेक्ट हो गई? जो कि इस एक्ट की इफेक्टिव डेट 23rd डे ऑफ अक्टूबर 2015। अब आप इसकी डेफिनेशन को देखो। हमने 21C तो पढ़ लिया, इसके अलावा अब 21A कॉमर्शियल अपीलेंट कोड, कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे सिवाय परेशान होने के, है ना। इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। कॉमर्शियल कोड ये याद रख सकते हो, कॉमर्शियल डिस्प्यूट से जस्ट पहले आता है कॉमर्शियल कोड, याद रह जाएगा। कॉमर्शियल डिस्प्यूट से जस्ट पहले आता है कॉमर्शियल कोड। इसका मतलब वो होगा जो सेक्शन 3 में दे रखा है, अभी पढ़ेंगे उसको, ठीक। फिर आपके सेक्शन ये 21C, अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले शुरुआत में हमने कॉमर्शियल डिस्प्यूट को ऑब्जर्व किया था। फिर आप आ जाओ यहाँ पे डी पे। डी से पहले आपको ना एक इन्होंने स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है जो मेंशन कर दिस वन, ये देखिए एक्सप्लेनेशन। अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट शैल नॉट सीज का मतलब खत्म होना। एक कॉमर्शियल डिस्प्यूट के रूप में खत्म नहीं होगा सिर्फ इस आधार पे, merely because it also involve action for recovery of immovable property or for realization of money out of the immovable property given as security or involve any other relief pertaining to immovable property। आप लोगों ने वो सीआरपीसी में वो डायलॉग याद रखा है कि अगर एक व्यक्ति दो तरीके के अपराध करता है, एक कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो उसको कैसा माना जाएगा? बोलो ना, उसको कॉग्निजेबल माना जाएगा। ठीक वैसे ही अगर कोई डिस्प्यूट दो तरीके की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व कर, एक कॉमर्शियल और दूसरी अदर, तो उस डिस्प्यूट को भी क्या आप कॉमर्शियल में लेके आ सकते हो? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है यस। अगर वो इंडिस्पेंसिबल टाइप का सीन बन रहा है तो बिल्कुल हम उसको इस कैटेगरी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ इस आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि साहब अब ये डिस्प्यूट कॉमर्शियल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित। इज दैट क्लियर? अब देखो, इस कॉन्सेप्ट की उस कॉन्सेप्ट से, कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव से जैसे ही लिंकिंग की, दिमाग में एकदम सेट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आप लोगों को बार बार कहता हूं, लिंकिंग इज एसेंशियल। जब हम किसी एक टॉपिक को, जिसको हमने अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा है, दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर हम उसको भूलते नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज द स्टेट, मतलब एक पार्टी स्टेट है, और एनी ऑफ इट्स एजेंसी, और जो भी इसके इंस्ट्रूमेंटली मतलब जो इसके बिहाफ पर ऑथराइज है, और अ प्राइवेट बॉडी कैरिंग आउट द पब्लिक फंक्शन। अब कोई पर्टिकुलर पार्टी जो है स्टेट है, इसका मतलब डिस्प्यूट कॉमर्शियल नहीं रहेगा। क्या ये कहना सही है? कोई पर्टिकुलर एकाधी पार्टी जो है वो स्टेट है, तो अदरवाइज वो डिस्प्यूट कॉमर्शियल है, लेकिन एक पार्टी स्टेट हो गई इसलिए वो डिस्प्यूट अब कॉमर्शियल नहीं रहेगा। ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। या आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, याद रखना।
अच्छा, अब फिर यहाँ आपको कॉमर्शियल डिवीजन दे रखा है। डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब वही होगा जो संविधान के आर्टिकल 236 में बता रखा है, ठीक है? मीनिंग समझा रखी है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? अब देखो ना, ये चीज़ें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के कॉन्सेप्ट से एप्लीकेबल है जो हो रही है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये भी आप लोग अच्छे जानते हो। शेड्यूल का मतलब जो पीछे दे रखा है। स्पेसिफाइड वैल्यू जो हम अभी पढ़ के आए। इन रिलेशन टू कॉमर्शियल डिस्प्यूट इसका मतलब होता है द वैल्यू जिसको आप डिटरमाइन करते हो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, और वो किसी भी केस में विच शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीस। कितना? 3 लाख रुपीस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? और सच हायर वैल्यू जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, ठीक? ये 3 लाख क्या है? मिनिमम है मैक्सिमम है? कमेंट में आंसर दो। 3 लाख इज मिनिमम और मैक्सिमम? इट इज मिनिमम। रिमेंबर, याद रखना, ये क्या है? मिनिमम है यहाँ पे। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो शब्द यहाँ पे डिफाइन नहीं है, जो सीपीसी में डिफाइन हो रखे हैं, एविडेंस में डिफाइन हो रखे हैं, तो उनका वहां का मतलब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नो प्रॉब्लम, कर लो, कोई दिक्कत है जो नहीं है। क्लियर? रात के 11 बजे फिर भी आप अटेंटिवली इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो ना, आई रियली लाइक इट, अप्रिशिएबल। देखो, कंफर्ट जोन में तो पूरी दुनिया पड़ती है, अपने नेचर के विपरीत जाकर भी अगर आप किसी चीज को फेस करते हो ना, तो आपकी बात अलग है। और जिसकी बात अलग होती है ना, उसको ऊपर वाला लाइफ में अलग पोजीशन देता ही देता है। याद रखना, इट्स लिंकिंग सैल्यूट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि आप अभी भी पूरी एनर्जी के साथ लगे हो ना। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन, आपके कौन सा? 2 1 और 2 वाला, मतलब कुछ नया है ही नहीं। अब हमारे पास में आता है हायरार्की ऑफ कोड। अब मैं आपको समझाता हूं इस पर्सपेक्टिव को, ठीक है? देखो, स्टूडेंट की क्या मतलब अलग हॉबी होती है? कितने ये पुराने पुराने चेहरे देखने के बाद में अचानक ये चेहरा देखता है, आंखें ताजा हो जाती है ना, और ये बात है, यंग फैकल्टी आ रही है हमारे पास में। कितनी भी यंग आ जाए, जरूरत हम दोनों बूढ़े इंसानों की आपको पड़ेगी पड़ेगी, ध्यान रखना। वी टू ओल्ड पीपल्स विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है? याद रखना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे सामने अब सेगमेंट आता है हायरार्की का। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, देखो दिल्ली के अंदर 35 कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट वाले। कितने? स्पेशल कोर्ट वाले। बहुत फर्क पड़ता है। नाउ, सिर्फ मुझे अगले 10 मिनट दे दो, बढ़िया से गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को मैं इम्प्लांट करूंगा। क्या करूंगा? इम्प्लांट करूंगा। समझ लो। देखो क्या होता है, हमारे देश में टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं। कितने हैं? 24 हाई कोर्ट्स हैं। ये जो हाई कोर्ट्स हैं, ये बेसिकली दो भागों में डिवाइड होते हैं। ये दो तरीके के हाई कोर्ट्स हैं। हमारे देश में दो तरीके के हाई कोर्ट्स होते हैं। मैं जब आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं ना, तो उस समय आप रिट ज्यूरिसडिक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर देना एक बार के लिए, ठीक है? नाउ समझिए, पहला और दूसरा। पहले वो हाई कोर्ट होते हैं जो कि ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं। ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं। ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कोई भी मैटर डायरेक्टली फर्स्टली इनके सामने आ सकता है। ऐसे हाई कोर्ट हमारे देश में 5 है। कितने? 5 है। और वो हाई कोर्ट कौन कौन से हैं? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और हिमाचल प्रदेश, ठीक है? ये ऐसे हाई कोर्ट है, फिर से कह रहा हूं, इग्नोर रिट ज्यूरिसडिक्शन राइट नाउ। इग्नोर रिट ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन अपने आप में एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो 24 हाई कोर्ट्स में से 5 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो अपने पास में ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन भी रखते हैं, ठीक है? और बाकी के कितने बचे? 19। ये जो 19 अदर हाई कोर्ट्स है ना, इनके पास खुद का ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, एक्सक्लूडिंग रिट ज्यूरिसडिक्शन, नॉट have
original notch है original civil jurisdiction। ठीक है, अब समझना इस बात को। तो अब ये 19 के पास में यानी कि जो अदर हाई कोर्ट है, जैसे अब एग्जांपल मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत सारे एग्जांपल है। राजस्थान हाई कोर्ट ले लो, है ना, गुजरात हाई कोर्ट ले लो, ओके, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे आपके ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ले लो वगैरह, जो भी है एक्सेट्रा। या अब क्या होता है कि जो ये वाले हाई कोर्ट है ना, ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन वाले हाई कोर्ट, तो यहां पर हमको जो है एक बेंच क्रिएट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम कॉमर्शियल डिवीजन। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल डिवीजन, क्योंकि ओरिजिनल मामलों को सुन रही है ना, तो ये कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर को भी डायरेक्टली सुन रही होगी। कॉमर्शियल डिवीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। इनमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कि जहां पे अदर हाई कोर्ट है वहां पे इनकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे कॉमर्शियल डिवीजन जैसा कुछ नहीं होता है, कॉमर्शियल डिवीजन जैसा कुछ भी नहीं होता इन अदर हाई कोर्ट के अंदर, यहाँ पे होता है। कॉमर्शियल डिवीजन की आप एक बेंच बनाते हैं, सिंगल जज की बेंच होती है, और ये क्या करती है, ये कॉमर्शियल मैटर को ओरिजिनली सुनती है, ठीक है, इन 5 हाई कोर्ट्स के एरियाज के अंदर। और इसकी अपील आप कहां पे करोगे? तो इसकी अपील जो होगी वो होगी आपकी कॉमर्शियल अपीलेंट डिवीजन बेंच। कॉमर्शियल अपीलेंट, ये हाई कोर्ट की होती है कॉमर्शियल, ये भी हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। कॉमर्शियल हाई कोर्ट की कॉमर्शियल अपीलेंट डिविजनल बेंच, इसमें क्या होती है, इसकी अपील है जो होती है, ठीक है, सिंगल जज की एक तरीके से डिविजनल बेंच के अंदर अपील होती है। यहां तक मैटर क्लियर है? अब दूसरा एंगल, अब यहां पे क्या होता है, ये जो अदर हाई कोर्ट है, यहां पे सबसे नीचे होते हैं कॉमर्शियल कोर्ट, ठीक है। इस एंगल को भी आपको पूरा गहराई के साथ समझना पड़ेगा। कॉमर्शियल कोर्ट्स, अब ये जो कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं, ये 2018 से पहले एक ही कैटेगरी के हुआ करते थे, और वो कैटेगरी थी डिस्ट्रिक्ट जज वाली, 2018 से पहले। 2018 के बाद में एक चेंज हुआ, और ये चेंज आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। यानी कि हो सकता है कि जब जैसे ही आप जज बनो ना, तो आपको कॉमर्शियल कोर्ट का जज भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये 2018 से पहले संभव नहीं था। तो पहले वहां पे क्या था, पहले वहां पे सिर्फ डीजे हुआ करता था, डीजे के लेवल के बंदे को ही हम कॉमर्शियल कोर्ट का जज बनाते थे। लेकिन अब इसके अलावा जब 2018 के बाद का जजमेंट आया, अमेंडमेंट हुआ, तो वहां पर बिलो डीजे के जो जुडिशियल ऑफिसर है, बिलो डिस्ट्रिक्ट जज के जो सिविल कोर्ट है, उनको भी हम कॉमर्शियल कोर्ट में डेजिग्नेट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? 2018 ये पॉइंट समझ में आया, यस और नो? बिफोर 2018 there is only one category of commercial court presided by district judge cadre. After 2018 amendment, now the commercial court have two category. One is the DJ category and the another is below district judge cadre level. Okay? तो अब ये जो हमने बिलो लेवल के जो कॉमर्शियल कोर्ट बनाए ना, इनकी अपील करने के लिए हमने कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट बनाए। क्या बनाए? कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट बनाए। कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट है जो बनाए बिलो डीजे लेवल को, ओके। इसकी डीजे लेवल की अपील यहाँ पे नहीं जाएगी, ध्यान रखना, सिर्फ इनकी बिलो डीजे लेवल की अपील यहाँ पे जाएगी। इसकी अपील कहाँ जाएगी? इसकी अपील तो हाई कोर्ट के कॉमर्शियल डिविजन बेंच में ही जाएगी। डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का जो कॉमर्शियल कोर्ट है, उसकी अपील हम हाई कोर्ट की कॉमर्शियल अपीलेंट डिविजन बेंच में ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप नोटिस करो, आपके सामने 5 तरीके के इंस्टीट्यूशन आए हैं, ठीक है। नंबर 1 सबसे हाईएस्ट कौन सा है? ये नंबर 1 पे सबसे हाईएस्ट हाई कोर्ट की कॉमर्शियल अपीलेंट डिवीजन बेंच, ठीक है। नंबर 2 पे अगर ये वाले ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन यानी कि 5 जो हाई कोर्ट है, इनके केस में होगा नंबर 2 पे हाई कोर्ट का कॉमर्शियल डिवीजन, ठीक है। और ये जो अदर हाई कोर्ट का केसेस है, तो वहां पे आपके सामने क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा नंबर 3 डीजे का कॉमर्शियल कोड, और नंबर 4 बिलो डीजे का कॉमर्शियल कोड, और फिर इसकी अपील नंबर 5 पे। तो टोटल हमारे पास में 5 तरीके के इंस्टीट्यूशन है कॉमर्शियल कोड एक्ट में। समझ में आए कि नहीं आए? इस डायग्राम को आराम से समझो, इस डायग्राम को अपने दिमाग में सेट होने दो, ठीक है? ध्यान रखना, डीजे के बिलो लेवल का भी है तो भी 3 लाख से वैल्यूएशन कम नहीं होना चाहिए। 3 लाख का 3 लाख से कम है जो नहीं होना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा जी कह रहे हैं कि सर फोर्थ का जो है फिफ्थ नहीं होना चाहिए। मैं भी आपके सामने, अब आपको ये स्टेप से समझ में आ गया ना? अब मैं आपके सामने सेक्शन 13 लेके आता हूँ। इस पेज को यहीं पे रहने देते हैं। अब हम अपील के सेगमेंट को समझेंगे। देखते हैं किसकी अपील कहाँ होती है। ये रहा आपके सेक्शन 13 अपील का मैटर, ठीक है? अपील फ्रॉम डिक्री ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट कॉमर्शियल डिवीजन। नाउ अंडरस्टैंड, any person aggrieved by the judgment or order of commercial court below the district judge may appeal to commercial appellate court। क्या लिखा हुआ है? कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट। पूजा जी अटेंशन, जागृत अवस्था में आओ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल कोर्ट बिलो डीजे की अपील कहां करेंगे? कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट के अंदर। हमने क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ये देखो, ये आपके बिलो डीजे का जो कॉमर्शियल कोर्ट, इसकी अपील कहां हो रही है? यहां हो रही है। कहां खोए हुए हो? ये आपके सेक्शन 13(1) का प्रोविजो है, प्रोविजन दे रखा है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट को जरा समझने की और कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन। देखिए, फिर दूसरा पॉइंट, अच्छा कितने दिनों में होनी चाहिए? 60 डेज। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 60 डेज। दूसरा, any person agreed by the judgment or order of commercial court, कौन सा? at the level of district judge, at the level of district judge, ठीक है? जो कि ऑर्डिनल सिविल जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मे बी, तो उसकी अपील अपन कहां पे करेंगे? एक तरीके से कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, या फिर उस पर, और देखो दो लिखा है यहाँ पे, या तो कॉमर्शियल कोर्ट डीजे वाला, सीसी कौन सा? डीजे वाला, ठीक है? और या फिर कॉमर्शियल कोर्ट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, जहां पे ओरिजिनल जुडिशन है, तो उसकी अपील कहां करेंगे? टू कॉमर्शियल अपीलेंट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। आ रहा है? यानी कि एक तरीके से इन दोनों की अपील, 13 का सबसेक्शन 2 हमें ये कह रहा है कि इन दोनों की अपील, इसकी और इसकी अपील कहां हो रही है? यहां हो रही है। हमने भी यही किया, हाँ या ना? हमने भी तो यही लिखा है। ये है आपके सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, 13 सबसेक्शन 2। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे आ गया वापस हमारा प्रोविजन। देखो मैं बेरेट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ना, नहीं तो देखो आपके मन में क्या कई बार कंफ्यूजन रहता है, अरे यार सर ने गलत पढ़ाया होगा, मैंने तो ऐसा पढ़ा था, ऐसा ही होता होगा। नहीं, इसलिए मैं साथ साथ में क्रॉस चेक कराता समझा जा रहा हूँ। अब देखो, फिर प्रोविजो क्या लिखा हुआ है? प्रोविजो को बाद में पढ़ेंगे, गोली मार, पहले यहाँ पर। Notwithstanding anything containing any other law for the time being in force or later patent of High Court, no appeal shall lie from any order degree of commercial division or commercial court otherwise than in accord with the provision of this act। तो बाकी जगह पे कुछ भी लिखा हुआ हो, है ना? नो अपील शैल लाई, इनके ऊपर जो दे रखा है, इनके अलावा और किसी अपील के बारे में डीले जो नहीं करेंगे। प्रोविजो को पढ़ो। An appeal shall lie from such order passed by commercial division or commercial court that are specifically enumerated under order, कौन सा order है ये? 43, order 43 of the CPC 1908 as amended by this act and section 37 of arbitration का section है। मतलब जो है, अपील जो है आप कहाँ फाइल करोगे? कॉमर्शियल डिवीजन या कॉमर्शियल कोर्ट के, जो भी आपको दे रखा है ऑर्डर 43 के तहत, वहां पे भी आके क्या हो जाएगा? देखो इसमें लिखा हुआ है कि कौन से ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है। ये जो प्रोविजो है वो कह रहा है कौन से ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है, तो वो मेंशन कर रहा है, दीज आर द अपीलेबल ऑर्डर्स। बाकी मेन जो आपके प्रोविजो है वो तो इतना ही है। अपील का प्रोविजन आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो बताओ, ये कोर्ट की हायरार्की समझ में आई? नहीं, कंफ्यूजन तो इसलिए होगा ना क्योंकि हमने कभी हाई कोर्ट को इस वे में
बाइफरकेट करने का काम किया ही नहीं, ठीक है। फर्क होता है भाई, देखो कुछ भी कह दो, कई बार है ना, कुछ चीजों को हम जब एक अपने सेल्फ स्टडी के अंदाज से पढ़ता, खैर अब तो आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है, आप करोगे भी क्या, लेकिन जब तक कई बार है ना उसको उस वे में ऑब्जर्व नहीं करते तो चीज हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेगी। इस क्लास को आप वापस एक बार, दो बार, तीन बार देखना, ठीक है। इस क्लास को आप एक बार, दो बार और तीन बार जरूरत पड़े तो देख लेना। मैं वापस आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कौन सा पॉइंट किस तरीके से आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेबल है जो हो रहा है। मैंने कोई फिगर की गलती की है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? अच्छा सॉरी, दिस वन, ये थोड़ा आप चेंज कर देना ना, मैंने इसमें 25 की जगह 24 लिख दिया था। चलो तो आप ठीक कर दोगे। तो मेन बात यहाँ पर ये बना रही है, अरे दीपक जी क्लॉज टू ये कह रहा है इसकी कॉमर्शियल डिवीजन की, और इस वाले की कॉमर्शियल डिवीजन डीजे वाला, इसकी अपील यहाँ पे होगी हाई कोर्ट की कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन बेंच के अंदर जो होती है, बराबर। ये बात आपका क्लॉज 2 है जो कह रहा है, और ये कह रहा है क्लॉज 1, 13 का 1, और दोनों केस में अपील जो होगी वो 60 डेज में होगी। कितने दिनों में होगी? 60 डेज के अंदर है जो होगी। ओके ना, अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूँ, वैसे बचा कुछ नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया, मैं लास्ट फाइनल बार बता देता हूं। देखो हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट है, आपको उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। ऐसे हाई कोर्ट जिनका ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन होता है, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इनके केस में हम कॉमर्शियल डिवीजन की एक बेंच रखते हैं, सिंगल जज की एक तरीके से बेंच होती है वो, जो कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट को सुनती है। हाई कोर्ट खुद ओरिजिनली सुनता है, ठीक है। तो ओरिजिनली सुनता है तो इसकी अपील कहां होगी? हाई कोर्ट की ही डीबी बेंच के अंदर होती है, जिसका नाम है हाई कोर्ट कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन बेंच, ठीक। और इस तरफ क्या होता है, जो अदर हाई कोर्ट है वहां पे क्या होता है, वहां पर स्ट्रक्चर है कि वहां पे कॉमर्शियल कोर्ट होंगे, कॉमर्शियल कोर्ट डीजे लेवल के। 2018 से पहले सिर्फ एक ही कैटेगरी थी, कॉमर्शियल कोर्ट डीजे लेवल, उसकी अपील सीधा हम यहाँ पे करते थे। ध्यान रखना, अदर देन ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में ये कॉमर्शियल डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल कोर्ट 2018 के बाद हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, कॉमर्शियल कोर्ट डीजे वाले, कॉमर्शियल कोर्ट बिलो डीजे वाले, ठीक है। तो बिलो डीजे वाले कॉमर्शियल कोर्ट की अपील कॉमर्शियल अपीलेट कोर्ट में होती है, ठीक है। और कॉमर्शियल कोर्ट जो डीजे वाले हैं, इनकी अपील सीधा हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में होती है। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हो सके तो शॉर्टकट मत बनाना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। या तो इसको अपने तरीके से एक बार ऑब्जर्व कर लो, नहीं तो इसका शॉर्टकट मत बनाना, और बनाओ तो फिर ढंग से बनाना, ओके जी। सर ये आ रहा है कि मैं कॉमर्शियल अपीलेट कोर्ट का नंबर बिलो डीजे के बाद, बिलो डीजे के बाद क्यों आएगा? नहीं तो हमने कौन सा बिलो डीजे रखा है इसको, हमने इसको अलग स्टेटस में रखा है। आपको इन दोनों को कनेक्ट नहीं करना है, इसको डेजिग्नेट किया जाता है, अभी पढ़ेंगे हम एक सेक्शन, इनको आपस में डेजिग्नेट एजो किया जाता है, ठीक है। तो इनका आपस में कनेक्शन नहीं है। ये बिलो डीजे तो 2018 का अमेंडमेंट लाया, ताकि जो है जहां पे डीजे लेवल अवेलेबल नहीं हो वहां पे स्मॉल कोई जज हो, सिविल जज हो, उसी को डेजिग्नेट कर ले। देखो भाई एक बात बताता हूं मैं आपको, हमारे इस कानून में सेकंड अपील का प्रोविजन नहीं है, लेकिन इतना दिमाग तुम भी लगाओ कि संविधान के अंदर हाई कोर्ट के सिविल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 133 के सुप्रीम कोर्ट में अपील तो होगी होगी, ओके, यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बस अब मैं आपके अंदर की ज्यादा क्वेरी को शॉर्ट आउट नहीं करूंगा वरना दूसरों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिक सा फंडा हमारे सामने, अब आप समझिए इसकी हायरार्की के लेवल को। अब कुछ नहीं दे रखा है, बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने ये बातें हैं जो आने वाली हैं। ये कहां से नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाले मामले हैं कि भाई ये वाली बेंच होनी चाहिए वगैरह वगैरह, सिंपली उनको पढ़ेंगे। देखो अभी सेक्शन 3, अब यहाँ पे जितने भी लंबे चौड़े प्रोविजन दे रखे हैं ना, आप आराम से इसको पढ़ लेना बिना जल्दबाजी लिए। यहाँ पर है ना कॉमर्शियल कोर्ट, देखो ये कॉमर्शियल कोर्ट आ रहा है, कॉमर्शियल कोर्ट। यहाँ पर आपको दो तरीके के कॉमर्शियल कोर्ट मिलेंगे। पहला, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगी कॉमर्शियल कोर्ट एट डीजे लेवल, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉमर्शियल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, एज इट में डीम नेसेसरी सो एंड सो, प्रोवाइडेड क्या लिखा हुआ है,
हाई कोर्ट हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, ये कौन सा हाई कोर्ट है? वो 5 हाई कोर्ट आपके। द स्टेट गवर्नमेंट में क्या कर सकती है? आफ्टर कॉन्स्टिट्यूट विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट द कॉमर्शियल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट डीजी लेवल। तो वहां पर भी जरूरत पड़ने पर आप ये कॉमर्शियल कोर्ट ला सकती है, लेकिन लाती नहीं, वो एक अलग बात है, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है तो उसी तरीके से डील करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखो हम लोग ये सारा पढ़ने बैठेंगे तो सेंस नहीं बनेगा इसका, मैं आपको सिर्फ काम की बात बता देता हूँ। 3 लाख वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आप आ जाओ, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरिंग द कंसर्न हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन पेक्यूनरी वैल्यू कितनी होगी स्पेसिफाई कर सकती है। ठीक है, ये जितनी भी होगी 3 लाख से ज्यादा होगी, कम तो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट नोटिफिकेशन में लोकल लिमिट स्पेसिफाई कर सकती है कि किसी भी कोर्ट की लोकल लिमिट है जो कितनी होगी। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कॉन्फ्रेंस के साथ में, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सहमति के साथ में अपॉइंट करेगी वन और मोर पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद कमर्शियल डिस्प्यूट टू बी द जज और जजेज ऑफ कमर्शियल कोर्ट आइदर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये देखो डिस्ट्रिक्ट जज, और द कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि बिलो डीजे। तो आपके दो तरीके के कमर्शियल कोर्ट हो गए, डीजे लेवल और बिलो डीजे लेवल। नाउ अब देखो क्या हुआ है कि एक्सेप्ट द टेरिटरी और विच, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। राज्य सरकार क्या कर सकती है? किसी पर्टिकुलर कोर्ट को कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट डेजिग्नेट कर सकती है। जैसे हम लोग सीआरपीसी में सीजीएम डेजिग्नेट नहीं करते जेएम फर्स्ट को, वैसे कि वैसे यहाँ पर क्या कर सकती है? जो भी कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल को, उसको डेजिग्नेट एजू कर सकती है। ठीक है, अब कौन सा होगा इसकी प्रक्रिया में मत जाना, और नो यू ना ही वो हमारे कंसर्न है मेजर पार्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट का लुकआउट है। यहाँ पे करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट एजू करेगी। ठीक है, ये आपके कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट आ गया। पहला कॉमर्शियल कोर्ट सेक्शन 3 कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट, ये पहले नहीं था, ये 2018 में ऐड किया गया। कब किया गया? 2018, 3 मई 2018, ये तारीख आप नोट कर सकते हैं, अमेंडमेंट की तारीख है ये। फिर कॉमर्शियल डिवीजन, ये आपके देखो बैक टू बैक सेक्शन है ये, कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। अब बताओ ये कहां आएंगे? कॉमर्शियल आपके डिवीजन कहां आएंगे? हाई कोर्ट ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन वाला या अदर देन ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन? देखो पढ़ो इसको, इन हाई कोर्ट हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, तो उन जगहों पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करेगा? एक कॉमर्शियल डिवीजन का बेंच है जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा ऑफ अ सिंगल जज। ये एग्जाम का सवाल है, सिंगल जज होगा। क्या होगा? सिंगल जज, तभी तो उसकी अपील हम डीबी में करेंगे फॉर द पर्पस। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसे हाई कोर्ट जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन नहीं है, सवाल सुनो, हाँ या ना में आंसर देना है। ऐसे हाई कोर्ट जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्या वहां पे कॉमर्शियल डिवीजन की सिंगल जज बेंच हो सकती है? हाँ या ना? चलो पोल करता हूं ताकि मुझे सबका व्यू पता चल जाए, हाँ या ना। ना कहने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है, हाँ कहने वाले स्टूडेंट या तो उन्होंने पीछे से ज्वाइन किया है या तो पूरी बात को समझा नहीं है। जिनका हाईकोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है वो कॉमर्शियल डिवीजन बेंच सिंगल जज वाली नहीं लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। फिर कॉमर्शियल अपीलेंट डिवीजन, ये दोनों में होंगे। ठीक है, आफ्टर इशूइंग नोटिफिकेशन सो एंड सो, चीफ जस्टिस क्या करेगा? हाईकोर्ट कंसर्न हाईकोर्ट बाय ऑर्डर कॉमर्शियल अपीलेंट डिवीजन हैविंग वन और मोर बेंचेस, ये दोनों में होगा, चाहे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाले हाईकोर्ट है या अदर देन हाईकोर्ट है, कॉमर्शियल अपीलेंट डिवीजन है। सेक्शन 3 कॉमर्शियल कोर्ट, सेक्शन 3A कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट, सेक्शन 4 कॉमर्शियल डिवीजन एंड सेक्शन 5 कॉमर्शियल अपीलेंट डिवीजन। याद कर सकते हो, कर लेना। ओके, बड़ा बड़ा सिंपल सा फंडा है, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। ओके, और फिर इनके जुरिस्डिक्शन की बातें जो दे रखी है कि भाई अब आपके कॉमर्शियल कोर्ट का डिवीजन क्या है, फिर आपके कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है वगैरह, बेसिक सी बातें हैं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ आप क्या नहीं कर सकते? कोई रिवीजन एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, और ये बेसिक बात है, आप लोगों को सीपीसी के पर्सपेक्टिव से भी पता है। इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर होता है वहां पर अपन क्या नहीं कर सकते? रिवीजन एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, एक सेक्शन 10 थोड़ा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं सेक्शन 10 को। इसमें क्या है? आर्बिट्रल मैटर को इन्होंने एड ऑन कर दिया। देखो, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन,
अदर देन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, अदर देन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, 3 कैटेगरी है यहाँ पे। मतलब जो ये कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होते हैं उन केस के अंदर, उन केस में जुरिस्डिक्शन किसका हो सकता है। तो अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो जितनी भी एप्लीकेशन आएगी या अपील होगी आउट ऑफ सच आर्बिट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ 1996 है, तो वो कहां पे फाइल होगी? हाई कोर्ट के पास। सीधा सा लॉजिक, आपको इतना ही ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन अपील हाई कोर्ट के पास जाएगी, बस खत्म बात। यहाँ पे लिख लेते हैं हाई कोर्ट, इतना ही याद रखना। इनके अलावा जो अदर आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन है ना, जो कि कहां पर फाइल हो रखी है? ओरिजिनल साइड ऑफ टू हाई कोर्ट। ये कौन सा है? ये वो 5 हाई कोर्ट है आपके, ठीक है। ये कौन से हो आपके? 5 हाई कोर्ट, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो इनके केस में मामला कहां जाएगा? कॉमर्शियल डिवीजन में, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो कौन सी? कॉमर्शियल डिवीजन। अब आप लॉजिकली अगर सोच के बताओगे तो मुझे बता पाओगे कि अदर देन ओरिजिनल सिविल जुडिशनल हाई कोर्ट है, वहां पे ये इंटरनेशनल कॉमर्शियल के अलावा जो एप्लीकेशन वो कहां पे जाएगी? वो कॉमर्शियल कोर्ट में। सीधा सा लॉजिक, 3 पॉइंट है आपके, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हाई कोर्ट में जाओ। अगर उसके अलावा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, इसको नाम दे दो डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब अदर देन इंटरनेशनल, डोमेस्टिक है और ओरिजिनल हाई कोर्ट वाली है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, तब तो जाओ कॉमर्शियल डिवीजन के अंदर, ठीक है, सिंगल जज वाली बेंच। और अदरवाइज जाओ कॉमर्शियल कोर्ट। हाँ, तो अब मैं आपके सामने इस डायग्राम को वापस रखता हूं, दिस वन। ये देखो आपको नीचे दिख रहा है, एक हाई कोर्ट लेवल पे 2 बेंच होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये 2 बेंच होती है। क्या अब ये आपको कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझ में आया? दिस इज द कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, दिस इज द कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट। ये है आपका सारा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट। अभी तक जो चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी है वो चीज कौन सी है? वो चीज है आपकी शेड्यूल। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 16, जो सीपीसी में चेंजेस कर। तो ये बातें आपके लिए क्या होती है? बहुत क्रूशियल है जो होती है, इनको समझो, इनको अप्लाई करो और आप देखिए आपका नजरिया ना बिल्कुल बदल जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है दिस वन। ये मैंने आपके लिए एक और टेबल भी लाई थी, बट मुझे इसकी आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे बना रखा है, अगर बाई चांस पूछा जाए ना तो ये आपके वो 5 अमेंडमेंट है जो 2018 के अमेंडमेंट लेके आया था। ये 5 अमेंडमेंट है। स्पेसिफाइड वैल्यू को 1 करोड़ से 3 लाख किया गया, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन को मैंडेटरी किया गया, कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट पहले नहीं थे, अब आएंगे। काउंटर क्लेम एक कॉन्सेप्ट था सेक्शन 9, उसको हटा दिया गया, अब हटा दिया गया, मैं आपको उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ। क्या था कि काउंटर क्लेम के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर उस केस को ट्रांसफर किया जाता है, तो वो हटा दिया, प्रोविजन रिमूव कर दिया गया 2018 में, ठीक है। और जज ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट जो है वो हायर जुडिशियल सर्विस यानी डीजे लेवल के भी हो सकते हैं और उसके बिलो के भी हो सकते हैं। ये 5 अमेंडमेंट है जो कि 3/5/2018 को लागू हुए, 3/5/2018 को लागू हुए थे। सबसे मुश्किल काम जो इसमें होता है वो होता है इसको समझना। इसको कहा गया? दिस वन, ये वाला। ये चीज आसानी से सबको समझ में नहीं आती। ये अगर आपको समझ में आ गई तो यकीन मानिए अब आपको ये परेशान है जो नहीं करेगा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, लिंकिंग लॉस कंसुक सर, ताकि आप उसको आराम से देख सकें, बना सकें और बना देना। अब ईमानदारी से बताओ, जाने से पहले, मुझे पता है काम खत्म हो गया अब आप भाग जाओगे, आई नो दैट, फिर भी जाने से पहले एक बार मुझे तसल्ली दो, कुछ अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब वाकई में कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट में कुछ समझ में आया? मुझे पता है आप लोगों की आज बहुत बहुत पेशेंस की परीक्षा हुई। मैंने ही टाइम दिया था 11 बजे का, फिर 11:30 हो गए, 12 हो गए, सुबह आपके 1-2 घंटे खराब भी हुए। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन मैंने ठान रखा था कि भाई आज करना ही करना है। फिर आप में से एक कैंडिडेट ने मैसेज किया कि सर करवा दो शाम को स्पेशल क्लास में। तो मैंने कहा छोड़ो जी, वर्ल्ड कप वैसे भी हार रहे हैं। तो ये क्लास में जो शेड्यूल कर दी। अब इसको एक बार वापस ट्राई कर लेना और फिर देख लेना, ये आपके लिए बहुत बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, कभी कुछ और इसके साथ प्रैक्टिकल बातें करेंगे और मौका मिला तो आपके लिए मैं ये भी चीज करने वाला हूँ। कौन सी चीज?
दो शेड्यूल है जिसमें सीपीसी में चेंजेज हुए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और यकीन मानिए आज के बाद जब भी आप कॉमर्शियल कोड के बारे में कहीं पर भी सुने तो आपको एक बार विजिट करके आना चाहिए। जो अभी डीजेस का एग्जाम नहीं दे रहा है, जो एलएलबी का स्टूडेंट है, आप में से कोई एलएलबी का स्टूडेंट है? नहीं होगा। जब आग लगती तभी कुआं खोदते हैं। सोनिया जी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई है एलएलबी का स्टूडेंट? कमलेश जी है। बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा इसमें चेंजेज आता है, फर्क पड़ता है इस बात का। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था, कहाँ गई वो? हाँ, ये आपके ना डीजेस के मैं बैक टू बैक अब सेशन लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर अभी तक सच एनरोल नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा। क्या? ये देखो, ये मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। अभी आपके अगले 9 से 10 दिन इन दोनों को छोड़ दो, ये रीशेड्यूल होगी क्लास। ठीक है, ये आपके अभी के लिए काम की नहीं, एमपी के लिए काम, ये बाद में काम आ जाएगी। ये आपके बैक टू बैक में सेशन लेने वाला हूँ। इसमें यूट्यूब पर भी सेशन चलेगा और स्पेशल क्लास के अंदर भी सेशन चलेगा। बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, और दूसरी बात, आपके डीजेस में जो इंग्लिश आता है और जो लीगल जीके आता है, इंग्लिश प्लस लीगल जीके और प्लस 3 मॉक टेस्ट, कितने? 3 मॉक टेस्ट। ये आपके लिए अनअकैडमी ने अवेलेबल करवा रखे हैं ₹299 के अंदर, जिसमें से भी अगर आप वो अप्लाई करोगे ना लिंकिंग, तो और लेस हो जाएगा, आई थिंक 10% और लेस हो जाएगा। तो इफेक्टिवली शायद आपको ये 2600 में तीनों चीजें पड़ रही है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, आप भले इसको प्रमोशन समझना, बट मुझे लगता है अच्छी चीज है, ले लो फायदा, क्योंकि जीके और अंग्रेजी आपकी थोड़ी बैंड बजा सकते हैं। जीके और अंग्रेजी आपकी बैंड बजा सकते हैं। बाकी लॉ का सेगमेंट तो मैं आपके लिए फ्रीली करवाऊंगा, मस्त रहो। लॉ की जो आपको तैयारी है वो मैं फ्रीली कराऊंगा। ठीक है, अपने केस में सिर्फ रेगुलर कोर्स ही है जो थोड़ा पेड चलता है, बाकी आप डील कर सकते हैं। और एक और बात, अभी आपको 7 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला है, फुल फायदा उठाओ इसका। हो सके तो डीजेस की पूरी पेपराथन सॉल्व आउट कर दो। आपके पास अगर लिंकिंग चार्ट्स हैं तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। सेक्शन बेस्ड सवालों में गलती मत करना, बहुत जरूरी है। और एक और आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, अल्फा माइनर के जो चार्ट अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो रखे हैं, लिंकिंग ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो उसके अंदर मैंने कॉमर्शियल कोटेड ऑलरेडी दे रखा है, शायद आपने नोटिस किया हो, है ना? तो वो आपके लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है, जो हो सकता है। करेक्ट? अरे यार, ये एक्ट नंबर वैक्ट नंबर याद कर लेना, ये बच्चों जैसे सवाल में पूछा करो, है ना? आप जो है कॉमर्शियल एक्ट का पीडीएफ कोई निकाल देना, वहां पर आपको एक्ट नंबर मिल जाएगा। देखो, फिगर और फैक्ट वाले सवाल में कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। मुझसे वो चीज पूछोगे जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो, ताकि कुछ मजा भी आए। ठीक है, अब पूछोगे सर अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं, मेरा मेरा मैथ्स और मेरे फैक्ट्स बड़े कमजोर है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही ठीक ठाक है, ऊपर से बुढ़ापा और आ रहा है, चीजें भूल जाते हैं। हाँ, अरे पूछते हैं कीर्ति जी, आजकल लोग बड़े बदमाश हो गए हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। ये भी पूछ लेंगे, बताओ फुटनोट के अंदर कितना लिखा हुआ है। कुछ काम आम धंधे होते नहीं है इनके, पेपर बढ़ाना है, स्टूडेंट का खून चूसना है। मैंने शुरुआत में क्या बोला, स्टूडेंट का ब्लड इनको सक करना होता है। तो ऐसे केस में कुछ भी पूछ लेते हैं। कल पूछेंगे, बताओ मेरी बीवी ने कल रात को क्या खाना खिलाया था। अरे भाई तू जाने, लेकिन पूछ भी लेंगे, कुछ भी हो सकता है। जोकिंग है, ऐसा तो नहीं पूछेंगे, बट यस, अमेंडमेंट का तारीख वगैरह भी है जो बोल सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और डीजेस की पेपराथन अवेलेबल हो रखी है, फायदा इसको उठाइए और आप तैयार हो जाओ। आपके राजस्थान एपीओ वगैरह का जो मामला है वो भी आने वाला है, राजस्थान एपीओ वगैरह है। मध्य प्रदेश ऑलरेडी आ चुका है, तो आप महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश कहाँ गए? मध्य प्रदेश नहीं है क्या यहाँ पे? ये रहा मध्य प्रदेश, प्रीलिम्स और मेन दोनों है, टेक बेनिफिट ऑफ इट। अच्छे से करो इसको, शो ऑल द बेस्ट।